पढ़ा था आरबीआई के बारे में? हिस्ट्री ऑफ बैंक के बारे में। मुझे को सिर्फ इतना बताओ कि आरबीआई में कितने डिप्टी गवर्नर होते हैं? 4 फिलहाल 3 आज है के डेट में कितने हैं? सर फिलहाल 3 है। 3 है फिलहाल 3 है, ठीक है। चलो, जिनसे मैं पूछता हूँ सिर्फ वही आंसर दें, बाकी के कोई भी आंसर ना दें। चलो चलते हैं हम सयाली के पास। सयाली, सयाली, आवाज आ रही है आपको? हाँ सर, हेलो। सयाली, आरबीआई का एस्टैब्लिशमेंट हमने कोलकाता में किया था इन द ईयर 1935। वी शिफ्टेड द हेडक्वार्टर ऑफ आरबीआई फ्रॉम कोलकाता टू मुंबई इन विच ईयर? 1949। नहीं, मैं पूछ रहा हूँ कि आरबीआई के हेडक्वार्टर को हमने कोलकाता से मुंबई कब शिफ्ट किया है? 37। एक क्लास में अगर इतनी कंफ्यूजन हो कि 49 भी आंसर आए, 35 भी आंसर आए, फिर कैसे काम चलेगा? सर 1937 में हेडक्वार्टर शिफ्ट किया था मुंबई में। हाँ अनु, मैंने आपसे पूछा ही नहीं ना, तो फिर आप क्यों आंसर दे रही हो? सर तो मुझे लगा, सॉरी सर। मैंने जिससे नाम मैंने सयाली से पूछा, तो सयाली आंसर देना चाहिए। दीपाली, हाँ मैंने दिया, फिर कोई के बीच में बोला। दीपाली जोशी, सॉरी दीपाली चौहान। मैडम, आरबीआई के पहले भारतीय गवर्नर कौन थे? पहले भारतीय गवर्नर सर भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे। कब बने थे? सर वो नहीं पता। 1949। हाँ 1949 में बने थे। हाँ, क्योंकि जब नेशनलाइजेशन हुआ था हम लोग का। अच्छा, तो ऐसा कहीं लिखा हुआ है क्या कि नेशनलाइजेशन होगा तो ही भारतीय गवर्नर हम अपॉइंट कर सकते हैं, उससे पहले नहीं कर सकते हैं? नहीं, ऐसा नहीं लिखा है। अच्छा, आरबीआई मेरे को ये बताओ, इतना पूछ के बताओ कि आरबीआई के गवर्नर का टेन्योर कितने दिनों का होता है? 3 इयर्स का। और ये जो सीडी देशमुख को हमने भारत का पहला, मतलब भारतीय पहला गवर्नर बनाया, वो नॉमिनी में कितने थे? तीसरे नंबर पे थे। तो तीसरे नंबर में थे, तो मैडम 1935 से 1949 कैसे हो जाएगा? थोड़ा सा सोच कर देखो, लॉजिक लगाओ। अगर आपने थोड़ा सा भी लॉजिक लगाया होता तो एटलीस्ट 49 पे तो हम नहीं पहुंचते, है कि नहीं? करेक्ट। हमने 1942 में भारतीय पहला सीडी देशमुख को गवर्नर बनाया था, याद रहेगा? हाँ सर। यस, ओके, ठीक है। ये हमने बताया भी था, शायद लिखवाया नहीं था, इस तरह से आपको याद नहीं होगा। हाँ, लिखा श्रद्धा है। धवन, श्रद्धा, ये पहली क्लास है क्या आपकी? यस सर। पहली क्लास है? नहीं, लास्ट क्लास क्या पढ़ा था? आरबीआई के बारे में। आरबीआई का जब हमने बनाया तो कितने रुपए लिए थे हमने आरबीआई से? 5 करोड़। पक्का? हाँ। आज एक बैंक अगर खोलना है मुझे, प्राइवेट बैंक का अगर लाइसेंस चाहिए आरबीआई से, तो कितने रुपए चाहिए? 5 करोड़। नहीं, मैं आज पूछ रहा हूँ कि इफ आई वांट टू ओपन ए प्राइवेट बैंक, हाउ मच पेड अप कैपिटल इज रिक्वायर्ड? सर ये तो आपने पढ़ाया नहीं था, जो पढ़ाया नहीं वो पूछ रहे हो आप। यस, ये हमने पढ़ाया नहीं था, बट आप लोगों की जानकारी के लिए इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट 500 CR इज रिक्वायर्ड। 500 करोड़ रुपए चाहिए प्राइवेट बैंक ओपन करने के लिए, याद रहेगा? यस सर। यस, पूजा। पूजा, आवाज आ रही है? यस सर। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर है ना? कहां पे है? काठमांडू में है, ढाका में है, म्यांमार में है, भूटान में है, किधर है? ओवरसीज ब्रांच ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया किधर है? सर ऐसे तो मेरा ये फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट लेक्चर है तो फिर एंजॉय करो, कोई बात नहीं। चलो, लास्ट क्वेश्चन फ्रॉम रोहित।
रोहित जगे हो या सो गए? यस सर। जगे हो? हाँ। हेलो सर, आप म्यूट किए आपका वॉइस म्यूट हो गया। हाँ रोहित, हाँ बोलो सर। ओवरसीज ब्रांच ऑफ आरबीआई किधर है? मुंबई में। वेरी गुड। ओवरसीज का मतलब समझते हो? हेलो सर, आवाज कट रहा है। लास्ट क्लास में थे आप? हेलो। हाँ लास्ट क्लास में थे। हाँ लास्ट क्लास में था। ओवरसीज का मतलब समझते हो? सर आवाज कट रहा है। आवाज कट रही है। हाँ सर बोलो, अभी आया। ओवरसीज का मतलब समझते हैं क्या आप? ओवरसीज नहीं। ओवरसीज का मतलब होता है आपके भारत के ज्योग्राफिकल सीमा से बाहर। किधर है ब्रांच? नहीं पता सर। लास्ट क्लास थे ना, फिर क्यों नहीं पता है? हाँ। अगर एक क्लास हमने पढ़ाया है वो भी बातें आप संकलित अगर नहीं कर सकते हैं तो फिर क्या यूजलेस है भी पढ़ना फिर तो। और स्पष्ट बताया था। बाकी लोगों को कुछ याद है? बता सकते हैं इसका आंसर? हाँ सर। इंग्लैंड। हाँ सर। इंग्लैंड, इन लंदन, इंग्लैंड सर, इंग्लैंड, ब्रिटेन। लंदन में। है। एक ही बड़ी इंग्लैंड। बात हमने आरबीआई के सामने मैंने सिर्फ एक ही देश का नाम रखा भारत के बाहर। वो अगर बातें नहीं याद है थोड़ा सा गंभीरता के साथ सोचना पड़ेगा। चलिए क्लास को हम आगे लिए चलते हैं। बड़ी क्लास की बड़ी बातें हमने बताया था। लास्ट क्लास संभवतः हमारी क्लास नहीं हो पाई थी क्योंकि सैटरडे को हमने वैक्सीन लिया और संडे को फिर वो बुखार जो होता है नॉर्मल, वो बुखार आने के कारण से आपकी क्लास लास्ट क्लास नहीं हो पाई थी। एनीवे बड़ी इंफॉर्मेशन लास्ट टू लास्ट क्लास ही किसी ने पूछा था सर आरबीआई एसबीआई क्लर्क की वैकेंसी कब आएगी। किसी ने ये क्वेश्चन मेरे से आखिरी में पूछा था। मैंने बोला था कि भाई साहब मेरे को जानकारी नहीं है। सर मैंने ही पूछा था और उसके दूसरे दिन आ गया था नोटिफिकेशन। देखो अच्छा है तुम आज ये मत पूछ देना कि सर आईबीपीएस की वैकेंसी कब आएगी, पता चला कल ही। नहीं सर, ठीक है, आप तो आरबीआई में ऑफिसर है ना, इसके लिए मैंने आपको पूछा। कौन आप हैं? नहीं सर, आप ऑफिसर एसबीआई नहीं, में। मैं आरबीआई में नहीं हूँ दादा। आरबीआई तक मेरी पहुंच नहीं है, मेरी पहुंच बहुत छोटी है। तो चलिए अच्छी बात है कि आप लोगों के पास वो वैकेंसी आई है। उस वैकेंसी के बारे में थोड़ा सा हम जानेंगे कि उस वैकेंसी को देखिए किसी से भी आप पूछेंगे ना कि किस बैंक में आना चाहते हैं। हालांकि आरबीआई में बहुत ज्यादा फैसिलिटी है, बहुत ज्यादा सुकून है, फिर भी एक नॉर्मल जो प्रिपरेशन करने वाला आपके जैसे स्टूडेंट हैं वो उनके मुंह से जो पहला बैंक निकलता है वो एसबीआई है। रीजन आई डोंट नो। मैंने पहले ही बताया कि रीजन मुझे खुद नहीं मालूम है कि क्यों स्टूडेंट के मुंह से आरबीआई का नाम ना आते हुए एसबीआई का नाम आता है, जबकि एसबीआई से फैसिलिटी सैलरी हो या फिर कुछ और भी हो, वो बहुत सारी जो सुविधाएं हैं वो आरबीआई में ज्यादा है। बट फिर भी एज ऑन डिमांड, क्योंकि स्टूडेंट की ज्यादा डिमांड है, वैकेंसी आपके पास है। जून महीने में आपकी प्रीलिम्स है। अगर सब चीज ठीक ठाक रहा तो जून महीने में प्रीलिम्स है तो आपका जो प्राइमरी फोकस होना चाहिए वो प्रीलिम्स में होना चाहिए। इसका कतई मतलब नहीं है कि आप सिर्फ प्रीलिम्स के लिए ही काम करेंगे और मेंस के लिए काम करेंगे ही नहीं। और प्रीलिम्स का अगर रिजल्ट आ जाएगा तो मेंस में अगर नहीं हो तो फिर उस वैसे प्रीलिम्स का क्या करना है। तो पहले थोड़ी सी जानकारी मैं आपके एसबीआई के वैकेंसी पे डालता हूँ। एसबीआई की वैकेंसी किसी ने भरा है? इस वैकेंसी को फिल किया है? मैंने फिल किए। यस सर। हाँ सर। कितने रुपए लगे? 750। 1050। ठीक है, सुने, जो जनरल कैंडिडेट है उनकी जो मैक्सिमम एज है वो 28 ईयर्स होनी चाहिए, है ना। 28 अगर प्लस है तो फिर फिल नहीं कर सकते हैं। 20 से 28 के बीच में आपकी जो एज है वो होनी चाहिए, ग्रेजुएट होनी चाहिए। प्लस 27 अप्रैल से इस वैकेंसी को फिल करना की शुरुआत हो चुकी है और 17 मई तक है। आज कौन सा आज मई है ना, मई में कौन सा तारीख है आज?
9 है, मतलब 6-7 दिन और आपके पास और भी हैं। तो डोंट वेट, ऐसा नहीं है कि वेट करने से आपके ये जो 750 आपकी पेमेंट गेटवे में लगेगी या फी है वो रिड्यूस हो जाएगा। ऐसा नहीं है कि आखिरी समय में आपको कोई ऑफर आएगा कि 100 रुपया रिड्यूस कर दिया SBI में, तो ऐसा नहीं होगा। आखिरी के दिनों में वेबसाइट में बहुत सारे कंजेशन आते हैं, अपलोड नहीं होगा या अपलोड होगा तो पेमेंट गेटवे सक्सेसफुल नहीं होगा। इसका वजह से मेरा पहला रिक्वेस्ट है कि ठीक है चलो आज तो क्लास चल रही है, आज अगर नहीं पॉसिबिलिटी है तो कल एटलीस्ट आप फॉर्म जरूर फिल करें। अब आप कहेंगे कि सर मैं तो नया स्टूडेंट हूं, मैं तो कल ही ज्वाइन किया हूं, मैं तो 15 दिन पहले ज्वाइन किया हूं, मैं तो 1 महीने पहले ज्वाइन किया हूं, क्या मैं फिल करूं क्या? मेरा 100% सजेशन रहेगा, चाहे आज क्यों नहीं ज्वाइन किया हो या 1 महीने पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया हो या 1 साल पहले क्यों नहीं ज्वाइन किया हो, आप 100% उस फॉर्म को फिलअप करेंगे। देखिए सामने में अगर कोई गोल रहता है ना, उस गोल के लिए हम काम करते हैं। अगर गोल ही नहीं है कि चलो दिसंबर महीने में हमारी एग्जाम होगी, तो हमारी प्रिपरेशन भी दिसंबर के यहाँ आधार पे होती है। और प्रिपरेशन एक ऐसी चीज है जो कभी आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाएंगे कि मैं पूरी तरह प्रिपेयर्ड हूँ, आज अगर SBI की वैकेंसी आएगी तो आज मैं इसको क्रैक कर सकता हूँ, IPS की आएगी तो IPS को क्रैक कर सकता है, ऐसा कभी भी नहीं होगा। इस कारण से गोल पहले निर्धारित करें। सिलेक्शन होना ना होना ये आखिरी बात है, इसको आप आखिरी के पन्ने पे रखें। बट पहला जो आपका काम है वो ये है कि आप उस फॉर्म को फिल करेंगे और जून महीने के लिए जितना जी तोड़ कोशिश कर सकते हैं आप वो कोशिश करेंगे। देखिए जून के लिए अगर आप कोशिश करेंगे ना, तो सितंबर महीने के लिए आप जो RRB या IPS की वैकेंसी आनी शुरू होगी तो आप पूरी तरह अपने आप को अच्छे महसूस करेंगे कि हम कुछ ना कुछ तो जानते हैं। एटलीस्ट आपके पास एक एग्जामिनेशन देने का एक्सपीरियंस भी हो जाएगा कि हम जब जाते हैं, जिस समय हमारे पास कंप्यूटर ओपन होता है उस समय 20 ही मिनट हमें मिलता है मैथ को सॉल्व करने के लिए, 20 ही मिनट मिलता है हमें रीजनिंग को सॉल्व करने के लिए। तो वो जो प्रेशर आपने ऑलरेडी जून महीने में ले लिया है, उस प्रेशर का जो एक्सपीरियंस है वो आप आसानी से सितंबर अक्टूबर महीने के IPS को दे सकते हैं और वो एग्जाम अच्छा क्वालिफाई कर सकते हैं। मैं ये कतई नहीं कह रहा हूँ कि आप एक्सपेरिमेंट के तौर पे आप SBI के एग्जाम दें। मेरे 100% गाइडेंस ये रहेगा कि आप फाइनल सिलेक्शन के आधार पर SBI के एग्जाम को देने की कोशिश करें। खुदा न खास से अगर नहीं हुआ, संभवतः जो नए स्टूडेंट हैं, तो ऐसा मैं नहीं बोल सकता हूं कि ये जो 2 महीने हैं उसमें आपका सिलेक्शन हो ही जाएगा, ऐसा संभवतः नहीं होगा, लेकिन फिर भी आपके पास एक गोल अगर रहेगा तो आने वाले दिनों में आप अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। 17 जो 17 मई है उस दिन तक आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। मैंने बैरिकेड लगा दिया है कि कल शाम के बाद आप फॉर्म फिल ना करें। कल शाम से पहले जितने भी डॉक्यूमेंटेशन अपलोड करने हैं, साइन है, पेमेंट गेटवे है, आपका जो भी फोटो अपलोड करना वो सब करके आप अपने आप को उस फॉर्म को फिल करके बिल्कुल तैयार रखिए। और प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए आप कोशिश करें जून महीने में अगर आपकी प्रीलिम्स होगी, अगर जो कोविड है वो नॉर्मल चला तो, अदरवाइज हो सकता है एक्सटेंड किया जाए। एक्सटेंशन भी होगा तो कितना दिनों का होगा, बहुत से बहुत 15 दिन 1 महीने का एक्सटेंशन होगा, बट फिर भी जून महीने के लिए आप तैयारी रखेंगे। प्रीलिम्स एग्जामिनेशन में 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। इस 100 मार्क्स में एटलीस्ट इन महाराष्ट्र जहां पे 500 550 की वैकेंसी है, पैन इंडिया तो 5000 की वैकेंसी है, बट महाराष्ट्र जहां पे मराठी लैंग्वेज को ब्रिटिश दिया गया है, इस कारण से अच्छी बात आपके पास ये है कि मराठी लैंग्वेज अगर आता है तो महाराष्ट्र में एक बड़ी वैकेंसी है। आप अगर उस वैकेंसी के PDF के फाइल के गो थ्रू होंगे तो आपको ये पता चलेगा कि जितने भी स्टेट हैं या फिर यूनियन टेरिटरी हैं उसमें से सबसे ज्यादा वैकेंसी आपके महाराष्ट्र में ही है। तो इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास हो नहीं सकती है। 100 मार्क्स के आपके पेपर होंगे। इस 100 मार्क्स में आपके जो पेपर हैं, पहले तो सिलेबस की बात कर लें तो प्रीलिम्स एग्जामिनेशन कब होगा, तो जून में होगा। जून में 1-2 सैटरडे संडे आपकी एग्जामिनेशन चलेगी। 100 मार्क्स का ये पेपर होगा। इस 100 मार्क्स के पेपर में कितने देर का होगा, तो 60 मिनट का होगा, 1 घंटे का ये पेपर होगा। और कितने मार्क्स का होगा, तो 100 मार्क्स का होगा, है ना। इस 100 मार्क्स में मैथ से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के रहेंगे। रीजनिंग से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, 35 क्वेश्चन रहेंगे, 35 मार्क्स के होंगे। इंग्लिश से आपसे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, इंग्लिश के क्वेश्चन 30 होंगे और 30 मार्क्स के होंगे। टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 100, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन 100। यहाँ पे आपके पास जो टाइम अलॉटमेंट है वो 20-20 मिनट का ही है, मतलब सिर्फ 20 मिनट ही आपके स्क्रीन पे आपको मैथ दिखेगा, 20 मिनट ही आपके स्क्रीन पे आपको इंग्लिश दिखेगा और 20 मिनट ही आपको जो तीसरी सब्जेक्ट है रीजनिंग वो आपको दिखेगी।
आप मैथ में कितने भी अच्छे क्यों ना हो, उस 20 मिनट में ही आपके 35 में से मैक्सिमम मार्क्स आपको लाना है। इसका मतलब यह है कि कौन से क्वेश्चन को छोड़ें वो आपको मालूम होना चाहिए, कौन से क्वेश्चन को बनाएं ये सबको मालूम है, बट जिस दिन आपको छोड़ना मालूम आ गया कि कौन सा ये क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को देखते ही आपने स्किप कर दिया, उस दिन समझ जाए कि आपके पास वो कहते हैं ना एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करने का जो टूल और ट्रिक होता है वो आपको मिल जाता है। तो संभवतः मेरा रिक्वेस्ट यही होगा कि इस 20 मार्क्स में 35 क्वेश्चन में कौन से वो 15 क्वेश्चन हैं जिसको छोड़ देना है ये आपको मालूम होना चाहिए, कौन से वो 10 क्वेश्चन आप छोड़ेंगे ये आपको मालूम होना चाहिए। ये तभी मालूम होगा जब नंबर ऑफ सेट, नंबर ऑफ प्रैक्टिस आप करेंगे, नंबर ऑफ डिस्कशन करेंगे, और जब सेट प्रैक्टिस आप करेंगे उस समय जो क्वेश्चन आप छोड़ते हैं तो संभवतः यहाँ पे भी वो क्वेश्चन आपको छोड़ना पड़ेगा। 2 मिनट का विराम, 1 मिनट में लैपटॉप में जरा ये लगा देता हूँ मैं। आवाज आ रही है ना? हाँ सर। 1 मिनट वेट करो। सर आपने एज क्राइटेरिया कितना बताया? जनरल कैटेगरी 28 ईयर्स। रनिंग या फिर कंप्लीट? रनिंग नहीं, 28 प्लस नहीं होना चाहिए। समझ में आया क्या? ओके। 28 प्लस नहीं होना चाहिए, है ना। ओबीसी का जो है वो 31 है, जो एसटी एसटी है उनका 33 है। तो ये कुछ बैरिकेड लगे हुए, ये आप एक्चुअल पीडीएफ के साथ जाके देख सकते हैं, है ना। एज निकालना मालूम है? एज कैसे हम निकाले ये मालूम है? नो सर, वो रिलैक्सेशन बता दो। वो भी नहीं मालूम है। चलिए आखिरी में मैं एज भी निकाल रहे थे, आपसे कह रहा हूँ आज कौन सा तारीख है? आपकी तारीख कौन सी है? 9 जैसे आज की तारीख 9th of May 2021 है, और आपका बर्थ, किसी एक का बर्थ बताओ कब हुआ है? 8 नवंबर 2001। 8 हाँ? नवंबर 2001। हाँ किसी का हुआ है 8th of November 2001। 2001 ना? इसका तो हाँ, निकालने सर। का जरूरत नहीं है, ये तो 10 बार एग्जाम दे सकती है अभी तो। हाँ ठीक है, सर, पता है। तो हम कैसे अपने एज को निकालें कि हम आज कितने साल के हुए, हम 28 प्लस तो नहीं होगा या 20 के नीचे तो नहीं है। तो बेसिकली हमें क्या करना पड़ता है, हमें यही मेथोडोलॉजी अप्लाई करना पड़ेगा कि ऊपर में हमें आज का डेट लिखना पड़ता है और नीचे में हमारा डेट ऑफ बर्थ लिखना पड़ता है, और वहां से हमें काम करना पड़ता है। तो 2021 से 2001 घटाएंगे कितना होगा? 20 20 हो गया, बराबर ना? 20 हो गया ना? अभी देखिए इस 5 से 11 जाएगा क्या? नहीं जाएगा। नहीं हाँ, जाएगा। इस कारण से जब भी एज निकालना होता है तो हमें आगे से निकालना होता है, ना कि जो जनरल सब्ट्रैक्शन हम करते हैं पीछे से। तो पीछे से कभी कोशिश मत कीजिएगा, जब भी आप अपना एज निकालेंगे तो आगे से निकालिएगा। तो 9 में से 8 गया, कितना हुआ? 1। अभी 1। देखिए इस 5 से 11 जाएगा नहीं, तो 12 महीने आपको कैरी करना पड़ेगा। तो 12 और 5 कितने हो गए? 17 ना? अरे बोलो। हाँ सर। हाँ सर, हाँ सर। हाँ सर। हाँ, तो यहाँ से हमने 12, क्योंकि हम 1 साल लेंगे ना, तो 1 साल बराबर कितना? 12 महीने। तो 12 प्लस 5 17। 17 में से 11 जाएगा, कितना होगा? 6। तो यहाँ पे हो गए 6, और यहाँ कितना? 2021 है 19 कि 2020 है? 20 होगा और 19 आएगा नीचे। ठीक है, तो ये उनका एज ऑन डेट आज का रहेगा। तो ऐसे आप देखिए, डेट भी, डेट ऑफ बर्थ निकालना भी एक आर्ट है, इसका मैंने समझा दिया है। इस आधार पे अपने सर 90 आएगा ना? हाँ 19 आएगा ना? हाँ 19 आएगा, सॉरी 19 आएगा बिल्कुल, क्योंकि ये 2020 हो गया ना। तो 19 साल 6 महीना 1 दिन। अभी तो आपके पास लंबा समय है, बिल्कुल एसबीआई के चेयरमैन बनने का भी एग्जाम आप क्वालिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो इस आधार पे आपकी रूपरेखा होनी चाहिए। महाराष्ट्र में अगर आप सेफ साइड पूछते हैं कि 100 में से मैं कितना मार्क्स लाऊं, तो माय एक्सपेक्टेशन, और जहां तक मैंने इस 10 सालों में महाराष्ट्र के एसबीआई कलर के एग्जामिनेशन को देखा है, तो 68 प्लस आप अगर हैं, इट मींस मेंस के एग्जामिनेशन का लेटर आपके पास आएगा। 100 में से 68 आपको चाहिए। कैसे भी कीजिए वो आप जानिए, मैथ में क्या कर रहे हैं, रीजनिंग में क्या कर रहे हैं, इंग्लिश में क्या कर रहे हैं। 20-20 मिनट में आपको सबसे अच्छा खेल खेलना है। कैसे खेलना है
आप पे डिपेंड है। हम तो एक कोच हैं, हम तो एक मार्गदर्शक हैं। और इसके बाद जब आपको मेंस का रिजल्ट आएगा तो मतलब प्री का रिजल्ट आएगा तो मेंस का आपके पास पेपर जुलाई महीने में होगा जो एक्सपेक्टेड है। जुलाई महीने में सिर्फ यहाँ पे एक ही चीज ऐड होगा, वो है जनरल अवेयरनेस। तो फॉर जनरल अवेयरनेस डोंट वरी, जब तक मेरे साथ जुड़े रहेंगे एसबीआई क्लर्क मेंस तक, तब तक आप जनरल अवेयरनेस के लिए कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। सब मेरा एक्सपेक्टेशन है, आप क्या करेंगे मैं नहीं जानता हूं, बट मेरा एक्सपेक्टेशन ये है कि अगर मेरे साथ उस दिन तक आप जुड़े रहे तो जनरल अवेयरनेस में आपको पीछे मुड़ कर देखने की जरूरत नहीं होगी। दूसरा कि कलर का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करेंगे तो आपके पास क्या अपॉर्चुनिटी होती है या फिर आपको क्या मिलेगा। तो सबसे पहले तो हम पैसे के लिए ही काम करते हैं, तो हमारी जो इन हैंड सैलरी होगी, मैं बात ये नहीं कर रहा हूं कि आपको पीपीएस मिलेगा या फिर आपके एनपीएस शुरू होगी, जो आपकी इन हैंड सैलरी आपको मिलेगी वो वुड बी अराउंड 26,000 होगी। 26,000 आपकी सैलरी होगी, 3,000 आपकी जो है वो अदर जो पेट्रोल वगैरह है वो आपको मिलेगी। तो ये 27, 28, 29 के राउंड आपको इन हैंड आपको मिलेगा। अदर देन दिस आपको क्या मिलेगा, तो वो आपको मिलेगा नहीं, वो बेसिकली आपके रिटायरमेंट होने के बाद आपको पीपीएस में पैसे, जीपीएस में पैसे जाते हैं, एनपीएस में जाते हैं। एसबीआई एंड आरबीआई आर द ओनली टू बैंक जहां पे पीएफ भी है और एनपीएस भी है, मतलब पेंशन स्कीम भी है और पीएफ भी है। भले ही कंट्रीब्यूटरी है, आपके सैलरी से आधा कटेगा और आधा एसबीआई भी देगी, बट है वो आपके फ्यूचर के लिए बहुत बड़ा पोर्शन तैयार होता है। दूसरी बात, एसबीआई में अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आफ्टर 3 इयर्स अगर आपने परफॉर्म किया, 2 एग्जामिनेशन आपने क्वालिफाई किया, जेआईआईबी एंड सीएआईआईबी, तो 3 साल के बाद आप प्रोबेशनरी ऑफिसर इंटरनल एग्जामिनेशन में बैठ सकते हैं और 3 सालों के बाद आप प्रमोट होके ऑफिसर, प्रोबेशनरी ऑफिसर इक्विवेलेंट हो सकते हैं, है ना। तो जो आपकी क्लर्कियल की एग्जामिनेशन है, एक मिनट, चलो यहाँ पर लिखता हूँ, ये ऊपर दिख रहा है ना। देखो क्लर्क की जो एग्जामिनेशन है उसका जो स्केल है वो 0 है, वहां से आप प्रमोट होंगे तो स्केल 1 आप बनेंगे, जिसको हम बोलते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर असिस्टेंट मैनेजर। तो स्केल 1 आप 3 सालों में बनेंगे, फिर स्केल 2 डिप्टी मैनेजर बनेंगे, फिर आप मैनेजर बनेंगे, फिर चीफ मैनेजर बनेंगे, फिर एजीएम बनेंगे, फिर डीजीएम बनेंगे, फिर सीजीएम बनेंगे, फिर एमडी बनेंगे। ठीक है, तो ये आप क्या हो सर? आप सर ने सुना सर, इग्नोर कर रहे हैं। मैं तो बहुत छोटा सा प्यादा हूँ। अरे कुछ भी सर। ठीक है, अच्छा चलो मैं क्या हूँ, छोड़ दो, आपको बनना है ना, मैं तो चलो हो गया, हमारा बेड़ा लग गया भाई। तो ये आपकी प्रमोशन की हायरार्की है, इस आधार पे आपको चलना है। बड़ा विजन है, बड़ा काम करना पड़ेगा, सोचने से कुछ भी नहीं होगा, काम आपको पेन से आपके पेपर पे करना है। इस कारण से सोचना कम कीजिएगा और काम ज्यादा कीजिएगा। शुरुआत हम आपके एसबीआई के वैकेंसी 2021 के बाद आज के क्लास की करेंगे, बट इस वैकेंसी से जुड़ी हुई कोई भी बात आपसे आपको अगर पूछनी है तो मेरे से पूछ सकते हैं, पूछिए। सर रोहित पेमेंट सर रेट ने- क्या रहता है ईयर टू एक एक ईयर? करके पूछो, अगर सब मल्टीपल पूछोगे तो पता ही नहीं चलेगा कौन क्या पूछ रहा है। पूछो। एज रिलैक्सेशन क्या होता है? हाँ, एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन जनरल कैटेगरी में तो कुछ भी नहीं है। ओबीसी में आपको एज रिलैक्सेशन है, 31 साल तक आप अपियर हो सकते हैं। एससी एसटी में एज रिलैक्सेशन है, 33 इयर्स तक आप फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। अगर एक्स सर्विस कैटेगरी में है तो वहां भी एज रिलैक्सेशन है ना। तो ये एक्चुअल में आप जिस कैटेगरी में आते हैं वो पीडीएफ में जाके देखिए कितने साल का एज रिलैक्सेशन आपको दिया गया है। जनरल कैटेगरी नो एज रिलैक्सेशन, 28 इयर्स इज मैक्सिमम बार। नेक्स्ट क्वेश्चन फटाफट। सर रोहित सर ने बोला था अगर आप नए हो तो एक बार एक्सपीरियंस के लिए एसबीआई के फॉर्म भरो, ये क्लर्क वाले, और डेट ऑफ बर्थ चेंज करो। तो आप क्या बोलना चाहते हैं कि हम लोग जो है वैसे जो 100% देना चाहते हैं वैसे दे के बर्थ डेट चेंज करें? देखिए डेटा सेव होता है, कभी भी उल्टा सीधा काम करने की कोशिश मत कीजिए।
ठीक है, जो एक्चुअल है, अगर आप 20 से 28 के बीच में है तो आप फॉर्म फिल कीजिए। क्यों आप कितना एज है आपका? सर 21। तो उसमें डेट ऑफ बर्थ चेंज करने की क्या जरूरत है? मुझे भी ये नहीं, समझ आ रहा है। वो रोहित सर ऐसा बता रहे थे कि वही तो मैं पूछ रहा हूँ कि आखिर जरूरत क्या है? नहीं, मतलब जो न्यू स्टूडेंट्स है ना, बोले एक एक्सपीरियंस के लिए जाओ, बट बट ऑफ डेट। एक्सपीरियंस के लिए मैं क्या बोल रहा हूँ, आप जाएं, कोई भी छेड़खानी अपने डॉक्यूमेंट के साथ ना करें, ठीक है, क्योंकि आपकी डेटा सेव होती है। इस बार नहीं हुआ, अगले बार हुआ, और वहां पे अगर कुछ आया उल्टा सीधा तो फिर आपके साथ प्रॉब्लम आएगा ना। तो इस कारण से क्यों छेड़खानी करना है किसी भी सरकारी डिपार्टमेंट में? ठीक है, ओके, बैंक में मतलब गए नहीं कि 28। बैंक में गए नहीं कि बैंक में जाने से पहले ही घोटाला अगर करना शुरू कर दोगे तो फिर बहुत बवाल हो जाएगा यार। ऐसा काम मत करो, ठीक है। अरशद मेहता Next किधर question. है? सर 28 साल हाँ। तक मतलब कितने भी फॉर्म्स भर सकते हैं हम लोग? हाँ, 28 इयर्स तक हम लोग कितने भी फॉर्म भर सकते हैं ना, मतलब एज तक? क्लर्कियल जो भी क्लर्क का फॉर्म होता है ना, वो 28 ईयर्स तक होता है। जो प्रोबेशनरी ऑफिसर का फॉर्म होता है वो 30 ईयर्स तक आप भर सकते हैं, ठीक है। हाँ, तो जितने भी आ सकते हैं उतने भर सकते हैं ना वो एज तक। बिल्कुल, Exam- प्रोबेशनरी ऑफिसर exam- जो, सुनो, प्रोबेशनरी ऑफिसर में अटेम्प्ट लिमिटेड होता है, 4 अटेम्प्ट ही आप दे सकते हैं प्रोबेशनरी ऑफिसर में। 4 अटेम्प्ट का मतलब कितना है? 6 साल। तो आपको लगता है कि आप बैठ के 6 साल तक प्रिपरेशन कीजिएगा बैंक का? नहीं, अगर आपका योजना पंचवर्षीय योजना है तो फिर कोई बात नहीं है। लेकिन जनरली हमारी क्या टेंडेंसी होती है, अगर हम प्रिपरेशन करते हैं तो क्या टेंडेंसी हमारी होती है? यही होती है ना कि 1 साल मैक्सिमम 2 साल। लेकिन अगर विजन 2025 का है, वो अब्दुल कलाम का एक किताब था विजन 2020, वैसे ही आप लोग का किताब विजन 2030 है, तो फिर नो कमेंट। नहीं सर, ऐसे ओके, पूछ रहा तो मैक्सिमम, नहीं मैं समझ रहा हूँ, मैं तो यूं ही थोड़ा सा माहौल को शांत करने के लिए सारी बातें बोल देता हूँ, ठीक है। तो मैक्सिमम और क्लर्क में कितने अटेम्प्ट रहते हैं? 1 साल 2 साल हम तैयारी करेंगे। हाँ, क्लर्क में कितने अटेम्प्ट रहते हैं? जैसे पीओ में 4। चलो शुरुआत करें हम आज की क्लास की। हो गया? कुछ क्वेश्चन है तो पूछो, जब तक मैं डस्टर खोज लूं कि डस्टर हमने कहाँ रख दिया। सर सैलरी बढ़ता हाँ। रहता है क्या ईयर टू ईयर? हर एक साल इंक्रीमेंट मिलता है, जिस दिन आपकी ज्वाइनिंग होती है वैसे ही हर एक साल आपकी इंक्रीमेंट बढ़ती है। हर एक साल मतलब आप समझ जाए कि आपके पेमेंट में 2000 रुपए का इजाफा होगा, ठीक है। अगर आप कुछ भी नहीं करते हैं तो हर एक साल आपके पेमेंट में 2000 रुपए बढ़ जाएंगे ऑटोमेटिक। और कोई डाउट? चलें। सर सुनो ना, हमारा एज 20 है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं फॉर्म के लिए? मतलब मैं क्या बोल रहा हूँ, 28 प्लस है या 28 बिलो है? हाँ। आपको मैं आपका डेट आपका बर्थ निकालने का बताया ना, कितने साल के हैं हम, वो वैसे निकाल सकती है ना आप अपना? हाँ सर। तो वो निकाल के देखो 28 पॉइंट समथिंग आता है या 27 पॉइंट समथिंग आता है। अगर ईयर में 27 ईयर 11 मंथ और 19 डेज भी आता है तो आप एलिजिबल हैं। लेकिन अगर 28 ईयर समथिंग अगर मंथ आ गया तो आप एलिजिबल नहीं है। सर वैसे नहीं बोल रहे, मतलब 21 लगता है ना सर बैंक के एग्जाम के लिए, लेकिन हमारा 20 है तो हम लोग अप्लाई कर सकते हैं क्या सर? इससे पूछ। मैडम 21 किधर लगता है? मैंने स्पष्ट बताया 20 से 28 साल की एज क्राइटेरिया है। ओके सर, और 90 रहेगा तो सर उस साइकिल का 90 नहीं कर आया सकते था हैं ना, नहीं कर सकते हैं। ओके सर। हाँ तो ठीक है? इसलिए सर वो बोलो। इसलिए वो रोहित सर बोल रहे थे कि डेट ऑफ बर्थ जो है ना वो चेंज करके तो अटेंड मतलब कर हाँ दे देखो, सकते अगर हैं। आप अगर 20 बिलो है तो फिर चेंज करो ना। हाँ तो कोई हाँ, प्रॉब्लम नहीं है ऐसे ना? ही बोल रहे हैं। हाँ, तो कोई प्रॉब्लम नहीं, नहीं किसी है ने ना? और बताया कि मैं 21 का हूं तो वो क्यों चेंज करेगा? अगर आप 20 बिलो है तो हाँ। एक्सपीरियंस देने के लिए आप उसको 20 प्लस कीजिए, एग्जाम दीजिए, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। चलें सर क्लास मेरा शुरुआत करें। सर लास्ट क्वेश्चन। सर मेरा करंट एज 26 है, तो मेरे पास 2 ही अटेम्प्ट होंगे? हाँ जी, क्लर्कियल के लिए 2 ही अटेम्प्ट होंगे, ऑफिसर के लिए 4 बार आप दे सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सर।
अरे एक अटेम्प्ट काफी है रे भाई, क्यों 2 अटेम्प्ट की बात करते हो? एक अटेम्प्ट काफी है, अच्छे से हाँ काम सर, तो करो। एक ही अटेम्प्ट में करना है मुझे ग्रेड। इंग्लिश के वजह से हो नहीं होता नहीं। अभी बाकी का छोड़ दीजिए, अभी ध्यान दीजिए मैं क्या बोल रहा हूँ। क्लास की हम शुरुआत करेंगे और आरबीआई के जो लास्ट क्लास थे उसको हम आगे लिए चलेंगे, और थोड़ा सा क्लास आज एक्सटेंड हो सकता है क्योंकि हमने एक तो हमारी क्लास 5 मिनट लेट शुरू हुई, 15-20 मिनट हमने आपकी वैकेंसी पे वेस्ट कर दी, तो हो सकता है 15 मिनट क्लास को आज एक्सटेंड किया जाए। हम आरबीआई के फंक्शन की बात करेंगे कि आरबीआई क्या क्या काम करती है, सिर्फ आपके मेंस के एग्जामिनेशन के नजरिए से, है ना। जैसा कि आरबीआई का बेसिक आपने देख लिया, अगर कोई लास्ट क्लास नहीं थे तो उनसे ये रिक्वेस्ट होगा कि वो यूट्यूब पे जाके देख सकते हैं कि हमने लास्ट क्लास क्या पढ़ा है। लास्ट क्लास हमने संभवतः आपके नए दौर से हमने शुरुआत की थी और पहला क्लास हमने आपका लिया था। तो आपके आरबीआई के फंक्शन की बात है कि आपकी आरबीआई करती क्या है जो आपको आपके मेंस के एग्जामिनेशन के नजरिए से मालूम होना चाहिए। आरबीआई असल में 36 पेजेस का फंक्शन करती है, तो 36 पेजेस का फंक्शन मुझे भी नहीं मालूम है कि भाई साहब क्या क्या करती है आरबीआई, बट मुझे इतना मालूम है कि वो 11 काम आपको जानना है, जिस 11 में से एक आपके ऑप्शन में रहेगा और उस पर आपको टिक मार्क करना है। पहला काम है कि आरबीआई का फंक्शन है इशूइंग ऑफ करेंसी। जितने भी इंडिया में करेंसी प्रिंट होते हैं, इशू होते हैं, तो सारा का आरबीआई के अप्रूवल के बाद ही आपको देखने को मिलते हैं। क्लियर? तो इशूइंग ऑफ लिखे मत, अभी सिर्फ ध्यान दें मैं क्या बोल रहा हूं, फिर से सारी बात मैं लिखूंगा आपके बोर्ड पे। इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी। करेंसी में 2 चीजें आती है, एक तो आपका पेपर करेंसी आता है, दूसरा बैंक नोट आता है। करेंसी में आप मैंने क्या बोला, 2 चीजें आती है, जिसको हम कहते हैं, एक को हम कहते हैं क्वाइंस कहते हैं, और दूसरे को हम कहते हैं वो जो पत्ते वाला नोट आप देखते हैं। तो ये सारा आरबीआई के हवाले से ही छपता है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ के। 1 रुपए के नोट पे साइन कौन करते हैं? लास्ट क्लास कोई बोल रहा था, अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे। अजय भूषण पांडे 1 रुपए के नोट पे साइन करते हैं। ये आंसर बिल्कुल ही गलत है। कहेंगे सर ये कौन सा अजूबा हो गया, आपने ही बताया था कि 1 रुपीज नोट ड्यूली साइन बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, और आज आप ही अजय भूषण पांडे साहब को आप अलग कर रहे हो। यस, अभी ध्यान से सुने कि ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी इशूड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ड्यूली साइन बाय गवर्नर ऑफ आरबीआई। जितने भी रुपए आपके पास हैं उस सब पे गवर्नर का साइन होता है, एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, 1 रुपए के नोट को छोड़ के। ये जो 1 रुपए का नोट है, इस पे आप अगर साइन देखेंगे, हालांकि इसका प्रिंटिंग बहुत कम होता है क्योंकि 1 रुपए को छापने के लिए 1 रुपए से ज्यादा ही कॉस्टिंग होती है। हालांकि हमने इसका यही कारण था कि हमने 2012 के बाद बंद कर दिया था 1 रुपए का प्रिंटिंग, बट अभी उस 1 रुपए 12 पैसे लगते थे 1 रुपए के नोट को छापने के लिए, अभी उसको रिड्यूस करके 92 पैसे किया गया। तो अभी हम 1 रुपीज का प्रिंटिंग कर रहे हैं, बट इस 1 रुपीज का जो प्रिंटिंग है, ये जिस व्यक्ति उस पर साइन करते हैं उसका नाम है फाइनेंस सेक्रेटरी, नॉट फाइनेंस मिनिस्टर। वित्त सचिव हम हिंदी में इसे कहते हैं। और आज के डेट में जो फाइनेंस सेक्रेटरी आपके लिए काम कर रहे हैं उनका नाम है टीवी सोमनाथन। अजय भूषण पांडे साहब 29 अप्रैल को चेंज हो चुके हैं, रिटायर हो चुके हैं। याद रहेगा? यस यस सर। यही सर general बोर्ड पे awareness लिखा है, था एक यही बार। जनरल। मैंने ही लास्ट क्लास बोला था अजय भूषण पांडे, और आज देखिए मैं अजय भूषण पांडे साहब को घर बैठा दिया और टीवी सोमनाथन की बात कर रहा हूं। तो करंट अफेयर्स कब चेंज हो जाएगा, इस कारण से आपको हमेशा याद रखना पड़ेगा कि ये चेंजेस हुए हैं। मेरे साथ जुड़े रहेंगे तो ऑटोमेटिकली मैं अपडेट कर दूंगा कि ये चेंजेस हुए हैं, बट फिर भी आपको एक नजरिया आपके पेपर पे, आपके किसी मैगजीन पे आपको रखना पड़ेगा। तो मैं क्या बोल रहा हूँ, मैं फंक्शन ऑफ आरबीआई पे हूँ। हमने एक फंक्शन की बात की, इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी ड्यूली साइंड बाय गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी बात हमने की एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट, इसमें हमने ऐड कर दिया 1 रुपीज नोट ड्यूली साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी एंड प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी इज टीवी सोमनाथन। तीसरी बात, भले ही हम 1 रुपए के नोट का सिग्नेचर नहीं करते हैं, बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी, चाहे वो 50 पैसे का कॉइन हो जो मिनिमम लीगल टेंडर आपके इंडिया में है, या फिर 2000 रुपए का बड़ा बैंक नोट हो,
तो लीगल टेंडर वही होता है जिसको आप एक्सेप्ट करने से डिनाई नहीं कर सकते हैं। मतलब आप अगर 50-50 पैसे का कॉइन किसी को दे रहे हैं, वो डिनाई नहीं कर सकता है कि मैं नहीं लूंगा, वो इलीगल है। भले ही आज हम लेते नहीं है, देते नहीं है, बट लीगली कोई डिनाई नहीं कर सकता है, बिकॉज इट्स ए लीगल टेंडर। एंड मिनिमम डिनोमिनेशन ऑफ लीगल टेंडर in Indian economical market is 50 paise coin, and maximum denomination of legal tender in Indian economical market is 2000 rupees. ये जो सबका डिस्ट्रीब्यूशन होता है आरबीआई के प्रिंटिंग प्रेस से लेके करेंसी चेक तक और वहां से लेके बैंकों तक और बैंकों से लेके आप तक, ये सारा का सारा काम आरबीआई के हवाले से ही होता है। तो 3 फंक्शन आप अभी तक जान गए हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी इज ए मेजर फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। दूसरी 1 रुपीज नोट, फाइनेंस सेक्रेटरी सीवी सोमनाथन। तीसरा इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी। 3 फंक्शन के आगे हम चलेंगे तो आप जाने कि आरबीआई इज बैंकर्स बैंक। क्यों हम बोलते हैं कि बैंकर्स बैंक है? क्योंकि हर एक बैंक को वो लाइसेंस देता है। विदाउट लाइसेंस ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया कोई भी बैंक आपके इंडिया में अपना दरवाजा आपके लिए या किसी और के लिए ओपन नहीं कर सकता है। दैट्स व्हाई RBI is central bank and bankers bank। दूसरी बात, RBI वो एंटिटी है जो आपके इंडिया में किसी भी बैंक या किसी भी फिनेंशियल इंस्टीट्यूशन को लाइसेंस देता है। कहने का मतलब RBI is a licensing body to all banks। ऑल बैंक का मतलब जितने भी कैटेगराइज्ड बैंक हैं, चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, फॉरेन बैंक हो, पब्लिक सेक्टर बैंक हो, या आपकी आरबी हो, या आपके कोई भी कोऑपरेटिव बैंक हो, तो सबको लाइसेंस आरबीआई देती है। नॉट ओनली बैंक बट ऑल्सो टू एनबीएफसी, दैट इज नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। तो ये लाइसेंसिंग का काम आरबीआई करती है। नेक्स्ट, एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को कोई बड़े अगर फैसले लेने हैं, है ना, हमने डीमोनेटाइजेशन 2014 में किया था, तो बिना आरबीआई के एडवाइस के ये बड़ा फैसला हम ले नहीं सकते हैं। इस कारण से आरबीआई इज एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। नेक्स्ट जाने, आरबीआई इज कॉल्ड लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। क्या मतलब होता है इसका? इसका मतलब ये होता है कि अगर हमें पैसे चाहिए तो हम कहाँ जाते हैं? तो हम आरबीआई के पास हम किसी बैंक के पास जाते हैं। लेकिन अगर उस बैंक को अगर पैसे चाहिए तो बैंक कहाँ जाएगी? तो वो बैंक आरबीआई के पास जाती है। तो आरबीआई दूसरे बैंकों को पैसा देती है, इस कारण से हम बोलते हैं लेंडर। लेंडर मतलब देने वाला, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट। ये क्वेश्चन कई बार आपके एग्जामिनेशन पूछा गया है कि लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट कौन सी बैंक है? क्या वो नाबार्ड है, क्या वो सिडबी है, क्या वो आरबीआई है, क्या वो एक्सिम है? तो कोई भी बैंक का नाम आपको दिया जाएगा, आपको उसी बैंक को टिक मार्क करना है जिसका एस्टैब्लिशमेंट हमने 1 अप्रैल 1935 को 5 करोड़ की लागत से यंग ऑडिटर्स कमीशन के रिकमेंडेशन पे आरबीआई एक्ट 1934 के हवाले से कोलकाता में हमने किया था। क्लियर? उसके आगे हम चलेंगे तो एनडीटीएल को मैनेज करने का काम भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ही करती है। व्हाट इज एनडीटीएल? दैट इज नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। फुल फॉर्म इटसेल्फ इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि एनडीटीएल होता क्या है। एनडीटीएल का मतलब है, एनडी का मतलब है नेट डिमांड, टीएल का मतलब है टाइम लायबिलिटी। आगे चल के मैं बताऊंगा कि एनडीटीएल होता क्या है। और अंत में आप जाने जो सबसे बड़ी फंक्शन आपके आरबीआई की है, दैट इज मॉनिटरी पॉलिसी, या उसे हम क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी का भी नाम देते हैं। आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि बैंकों को नेशनलाइज करने का काम कौन करता है? आंसर किस पे लगाइएगा? आरबीआई। आरबीआई। ये पंखा ये घर में चल रहा है, इसी पंखे में मन करता है कि फांसी लगाऊं। हाँ, नो सर, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। मतलब उस बहाव में बह जाते हैं। जैसे सर आरबीआई का किस्सा सुना रहे हैं सत्यनारायण भगवान की कथा की तरह, तो जो भी क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर तो आरबीआई ही होगा। अगर इतना आसानी से मैं क्वेश्चन पूछता तो संभवतः यहाँ खड़ा होता ही नहीं, फिर आपके साथ ही बैठा होता। मैंने क्वेश्चन पूछा कि बैंकों को नेशनलाइज करने का काम कौन करता है? द आंसर इज नॉट आरबीआई। याद रहेगा? यस सर। आंसर इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। जितने भी फंक्शन हमने बताए ये सब फंक्शन आरबीआई का है, एक्सेप्ट नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक।
कई बार आपके एग्जाम से पूछा गया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ बैंक इज अ मेजर फंक्शन ऑफ, तो जैसे ही बैंक देखते हैं हमको सिर्फ एक ही दिखता है, वो है बैंकों का पप्पा, वो है आरबीआई। हम इसको टिक लगा देते हैं और वो पहला ऑप्शन भी रहता है, और वहीं पे जाके हम संभवतः 1.25 मार्क्स गवा बैठते हैं, जो कि गवाने में दूंगा नहीं। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया करती है, लेकिन लाइसेंस टू बैंक कौन करेगा? आरबीआई। इतनी बात मालूम चली आपको? यस सर। इसमें कोई दिक्कत? नो Yes. सर। तो इसको हम 1 by 1 करके लिखेंगे, और आप भी मेरे साथ साथ कदम से कदम मिला के लिखें। इसको लिखें फंक्शन ऑफ आरबीआई। हेलो सर, बोलिए, एक डाउट था। पूछो ना। अभी जो आप बोले लाइसेंसिंग की बात, और अभी आरबीआई एनबीएफसी को भी लाइसेंस देती है, पहले नहीं देती। आरबीआई नॉन फाइनेंशियल एनबीएफसी को भी लाइसेंस देती है। हाँ, बोलो ना, क्या हो गया? हाँ, तो वही की क्लियर करना था, पहले नहीं देती थी, आप उससे देना स्टार्ट किया। अरे भाई, कब नहीं देती थी? किसने बोला नहीं देती थी? जिन्होंने बोला है वो बताओ, कब नहीं देती थी? सर मैंने कहीं तो पढ़ा था तभी। कहीं अगर पढ़ा था तो गलत पढ़ा था। हमेशा से जो आपकी सेंट्रल एनबीएफसी होती है उसको लाइसेंस आरबीआई ही देती है। जैसे कोऑपरेटिव बैंक भी है ना, तो कोऑपरेटिव बैंक को हमने क्या बोला कि आरबीआई लाइसेंस देगी, बट ऐसा उस कंडीशन में होता है जब वो सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है। अगर डिस्ट्रिक्ट लेवल कोऑपरेटिव बैंक है तो उसको स्टेट कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस देती है। अगर स्टेट कोऑपरेटिव बैंक है तो उसको सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक लाइसेंस देती है। लेकिन अगर सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक है जिसके ब्रांच महाराष्ट्र को छोड़ के दूसरे प्रदेश में भी आपको मिले तो उसको हम सेंट्रल बोलते हैं, तो उसको आरबीआई देगी। स्टेट हम बोलते हैं कि सिर्फ महाराष्ट्र में ही आपको डोंबिवली बड़ी नागरिक सहकारी बैंक दिखेगा, और महाराष्ट्र को मुंबई में दिखेगा, नागपुर में दिखेगा, सतारा में दिखेगा, या फिर और भी किसी सिटी में दिखेगा, लेकिन महाराष्ट्र को छोड़कर दूसरी जगह नहीं दिखेगा, तो उसको हम स्टेट कोऑपरेटिव बैंक बोलते हैं। यही बात आपके एनबीएफसी के साथ भी है। हमें ये याद रखना है कि वो लोकल है, वो स्टेट है, कुछ भी हो, हमें ये याद रखना है एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से कि बैंकों को और एनबीएफसी को लाइसेंस हमेशा और हमेशा बैंकर्स बैंक ही देगी। क्लियर? यस। पहला फंक्शन लिखें, issuing of all types of currency। दूसरा लिखें, एक्सेप्ट 1 rupees note duly signed by finance secretary टीवी सोमनाथन। आज कौन सी तारीख है? आज है 9 मई 2021। तो मैंने डेट लिख दिया है, ये अगर बाद में कोई देखेंगे और समय चेंज हो जाएगा तो फिर आपको अपडेट करना पड़ेगा। तीसरा, सर ये वाला डेट distribution of all types of currency। distribution of all types of currency। next, bankers bank। bankers bank slash सेंट्रल बैंक। वो सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया वो अलग नेशनलाइज्ड बैंक है, बट ये सेंट्रल बैंक हम इसे कहते हैं। नेक्स्ट, रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक। जितनी भी बड़ी इंटरनेशनल फिनेंशियल ऑर्गेनाइजेशन है, चाहे वो एडीबी बैंक हो, एशियन डेवलपमेंट बैंक हो, या इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो, या वर्ल्ड बैंक हो, इस सब पे इंडिया की ओर से जो बैंक रिप्रेजेंट करती है दैट इज आरबीआई। नेक्स्ट,
कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ये 6 फंक्शन लिखें, फिर 3 4 5 फंक्शन में और दिखाता हूँ। ये पहले 6 लिखें, जहां पर नहीं समझ रहा है मैं इससे पूछें। सर 6 क्या लिखा है? 6 कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, हम दुबई से अमेरिका से आते हैं, जो भी हमारा वहां का करेंसी है हम जाके यहाँ पे एक्सचेंज करते हैं, तो आखिर एक्सचेंज करने के बाद फाइनली वो कहाँ जाती है? तो फाइनली वो आरबीआई के पास जाती है। जितना ज्यादा फॉरेन रिजर्व हमारे पास होगा उतना ज्यादा हमारी इकोनॉमी स्ट्रॉन्ग होगी। इस कारण से किसी भी फॉरेन इन्वेस्टमेंट पे हम कोई भी टैक्स नहीं लेते हैं। जितने भी एनआरआई कस्टमर हैं उन पे कोई भी टीडीएस, कोई भी इनकम टैक्स का कोई भी प्रोविजन नहीं लगता है, क्योंकि हमारे लिए फॉरेन रिजर्व बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके फंक्शन है। सर वो 5th में क्या लिखा है? IMF रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक। रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन IMF, ये सब बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है। बताऊंगा जब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन पढ़ाऊंगा ना, UNO क्या है, WTO क्या है, IMF क्या है, ADB क्या है, SAARC क्या है, ब्रिक्स क्या है, G20 क्या है, G7 क्या है, तो वहां पे ये डिटेल में पढ़ाऊंगा। IMF क्या है, एस्टैब्लिशमेंट हमने वॉशिंगटन DC में 1945 में किया, वर्ल्ड बैंक की तर्ज पे ही, तो ये सब पढ़ाऊंगा। अभी आप सिर्फ लिखें कि रिप्रेजेंटिंग इंडिया इन IMF एंड वर्ल्ड बैंक। बोलो सर 9 डेट क्यों लिखा है? 9/5/2021 कहाँ पे? अच्छा, वो आज का डेट है। आज का क्यों डेट लिखा कितना है है? मैडम? सर लेकिन क्यों लिखा है वो पूछ। ये क्लास कब ले रहा हूँ? ये क्लास आज ले रहा हूँ ना? हाँ सर। तो आज के लिए है वो, कल की गारंटी वाली नहीं है। ठीक है, तो ये वीडियो अपलोड होगा 2 महीने के बाद, आप वो वीडियो देखोगे, उस समय अगर चेंज हो जाएगा तो कहोगे कि सर ये तो चेंज हो गया है। इस कारण से मैंने डेट स्पष्ट लिख दिया है कि एज ऑन डेट, आज के डेट में ये फाइनेंस सेक्रेटरी हैं। कल होके क्या होगा इसकी गारंटी कठिन है। सर एक डाउट था। बोलो ना सर जो प्रीवियस हाँ, में यार, बोलो बोलो, आप बोलो पहले लेडीज फर्स्ट। यस प्लीज। सर जो प्रीवियस में फाइनेंस सेक्रेटरी थे वो कितने में, मतलब कौन से ईयर में क्या बोलते हैं उसको, रिटायर हुए? 2019 में वो अपॉइंट हुए थे और 2021 के 29 को रिटायर हो गए। क्या करना है जान के? जाने वाला को कोई नहीं पूछता है मैडम, डोंट वरी। ठीक है, हेलो सर। बोलिए। सर ये 6 वाला क्या लिखा है? 6 पॉइंट 6 वाला हमने लिखा है कस्टोडियन। कस्टोडियन मतलब अपने पास जमा रखने वाला, सुरक्षित रखने वाला। कहते हैं ना ये मेरे कस्टडी में है, मतलब ये मेरा ही संपत्ति है, दूसरे का नहीं हो सकता। दैट इज कॉल्ड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। हाँ सर, मेरा डाउट ये था कि जैसे आपने बोला कि फाइनेंशियल सेक्रेटरी वो 1 रुपये का नोट इशू करता है बस ड्यूली साइन करके, तो वो बहुत कम क्यों होता है, मतलब उसका प्रोडक्शन, और हमें सिर्फ कॉइन्स ही क्यों मिलते हैं? सर ने बोला अच्छा बताऊंगा, डोंट वरी। ये संभवतः आपके साथ जो पुराने जुड़े हुए उनको बताया था। किसी को बताया था? हाँ सर बताए थे वो। ठीक है, आप चलो चलो बताऊंगा, ओवर द पीरियड ऑफ टाइम बताऊंगा। आज के क्लास के लिए नहीं, छोटी क्लास चल रही है तो आज के क्लास के लिए बड़ी बातें अपने पॉकेट में मैं रखता हूँ कि वाई 1 रुपीज नोट फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं। डोंट वरी, बताऊंगा आपको। चलो आगे। यस यस सर। आपके पुराने वाले बैच को बताया है कि क्यों आखिर 1 रुपए के नोट पे फाइनेंस सेक्रेटरी साइन करते हैं, क्यों उसका प्रोडक्शन नहीं कर पाते हैं हम, या प्रोडक्शन कर पाते हैं तो आप तक वो क्यों नहीं पहुंचता है, और पहुंच जाता है तो आप अपने पास गोदरेज में उसे रख लेते हैं, क्यों उसे बाहर में देते नहीं है कि नहीं? हाँ हाँ सर। हाँ, तो लास्ट क्या लिखा था हमने? लास्ट कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज। ओके, licensing authority to all banks
ऑल बैंक का मतलब हर एक बैंक, ऑल बैंक एंड NBFCs। आज से लेके जब तक आपकी क्लास चलेगी उस समय तक आप एक चीज जरूर देखिएगा कि मैं हमेशा और हमेशा जो शॉर्ट फॉर्म होते हैं उससे बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको दूंगा, बहुत ज्यादा, क्योंकि 4 से 5 क्वेश्चन आपके इस शॉर्ट फॉर्म में आपसे पूछे जाते हैं। इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि एनबीएफसी का फुल फॉर्म बताओ, केवाईसी का फुल फॉर्म बताओ, एएमएल का फुल फॉर्म बताओ, सरफासी का फुल फॉर्म बताओ, एटीएम का फुल फॉर्म बताओ, कि आप पूछे मत। इस कारण से बहुत ज्यादा स्ट्रेस आपको भी देना है। 4 क्वेश्चन आपके रहते हैं। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी, ये कंपनी है, कॉर्पोरेशन नहीं है, हमेशा याद रखेंगे। नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनी। 8 नंबर लेंडर लिखा दिया, ओके। कंट्रोलिंग एनडीटीएल, कंट्रोलिंग एनडीटीएल, देखिए फिर से शॉर्ट फॉर्म आया, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। कंट्रोलिंग एनडीटीएल, नेट डिमांड एंड टाइम लायबिलिटी। और अंत में आप लिखेंगे मॉनिटरी पॉलिसी स्लैश क्रेडिट कंट्रोल पॉलिसी। और यहां पे नोट में लिखेंगे nationalization of bank is not a function of RBI but GOI। नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक क्या होता है? नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक, ये नेशनलाइजेशन वाली क्लास में हम देखेंगे कि बैंकों का अभी तक 2 ही बार नेशनलाइजेशन हुआ, 19 जुलाई 1969 एंड 15 अप्रैल 1980 को। आज के लिए हमारे पास कितने नेशनलाइज्ड बैंक है ये बाद में हम देखेंगे नेशनलाइजेशन के बैंक में, एमएसआईएस की क्लास में। अभी सिर्फ नोट में आप लिखिएगा कि नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक इज नॉट ए फंक्शन ऑफ आरबीआई बट जीओआई। इसका अर्थ मैंने यहीं पर स्पष्ट लिख दिया है कि भारत में बैंकों का नेशनलाइजेशन आरबीआई नहीं करती है। इतनी बात आप फंक्शन ऑफ आरबीआई में लिखें। सर तो आरबीआई का नेशनलाइज किसने किया था? तो कौन करेगा मैडम? आरबीआई का नेशनलाइजेशन कौन करेगा? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। गवर्नमेंट करेगी ना। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर 2 मिनट का होल्ड, आप ये लिखें सर वो मॉनेटरी पॉलिसी स्लैश क्या है? सीआर क्रेडिट। क्रेडिट। ओके। सर मुझे एक क्वेश्चन पूछना है। हेलो।
आवाज आ रही है क्या? हाँ हाँ सर। सर, बीच में रुक गई Yes, थी yes. सी। Done. Function of RBI. यस Yes. सर। Yes, sir. इसमें से एक क्वेश्चन आपके पास रहेंगे, which of the following is not a major function of Reserve Bank of India? है ना, या हो सकता है कि एनडीटीएल का आपसे फुल फॉर्म पूछा जाए, या फिर लाइसेंस कौन देता है ये आपसे पूछा जाए, नेशनलाइजेशन कौन करता है ये आपसे पूछा जाए, लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट कौन है ये आपसे पूछा जाए। तो मैंने आपको बताया है पहले पार्ट में फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, इसमें कुछ इंपॉर्टेंट फंक्शन की बात मैंने आपके साथ की है। पहला, इशूइंग ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी एक्सेप्ट 1 रुपीज नोट। दूसरी बात मैंने ये बताई, 1 रुपीज नोट ड्यूली साइंड बाय फाइनेंस सेक्रेटरी, एंड प्रेजेंट फाइनेंस सेक्रेटरी का नाम मैंने आपसे 29 अप्रैल 2021 के बाद हमने चेंज करके हमने टीवी सोमनाथन कर दिया है। बट डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑल टाइप्स ऑफ करेंसी इज वन ऑफ द मेजर फंक्शन ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। आरबीआई आपके इंडिया में तो ठीक है, बट इंडिया के बाहर आपके वर्ल्ड बैंक हो या आईएमएफ हो, जो भी बड़ी इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, वहां पे आपके आरबीआई को, आपके इंडिया को रिप्रेजेंट करती है। दिस आरबीआई इज एडवाइजर टू गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, known as lender at last resort, licensing authority to all banks as well as NBFCs. The full form of NBFC is not banking finance. CS stands for company, not corporation. And next, monetary policy and credit control policy. और अपवाद एक्सेप्शन में हमने आपको लिखाया है कि nationalization of bank is not a function of RBI but government of India. इसके आगे हम चलेंगे और हम बात करेंगे आपकी उस पॉलिसी की जो पॉलिसी संभवतः सबसे इंपॉर्टेंट होती है, दैट इज कॉल्ड मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी को जानने समझने से पहले हमें इस मॉनेटरी पॉलिसी से जो उसके मिलता जुलता एक नाम है, वो नाम भी हमें देखना पड़ेगा, दैट इज कॉल्ड फिस्कल पॉलिसी। आखिर ये मॉनेटरी पॉलिसी क्या है, ये फिस्कल पॉलिसी क्या है, ये आपके समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर क्या होता है या फिर फिस्कल पॉलिसी के अंदर क्या होता है। ध्यान से सुने कि फिस्कल पॉलिसी क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी तो आप समझ जाएंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, जब मैं बैंक रेट, रेपो रेट, सीआरआर, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट, एमएसएफ, ओएमओ की कहानी की शुरुआत करूंगा। बट फिस्कल पॉलिसी संभवतः आप नहीं समझ पाए। इसका फिस्कल को समझना मॉनेटरी से ज्यादा इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट के लिए है। पहली बात आपको ये ध्यान रखना है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई कंडक्ट करती है, whereas फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कंडक्ट करती है। समझ में आया पहला अंतर? यस सर। यही पहले अंतर से आपका काम निकल, आपके ऑब्जेक्टिव का काम तो निकल जाएगा। इसके बाद की जो बातें हैं वो अवधारणा है जो आपको सिर्फ याद रखना है। अदरवाइज जो पहला मैंने अंतर बताया है वही आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे पूछा जाता है कि फिस्कल पॉलिसी कौन रन करता है। तो फिस्कल पॉलिसी ऐसा नहीं कि आरबीआई रन करती है, फिस्कल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ही रन करेगी। दूसरी बात आप जाने कि मॉनेटरी पॉलिसी में क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी में करेंसी के फ्लो को देखा जाता है। क्योंकि आरबीआई काम करती है तो आरबीआई क्या देखती है, डिमांड एंड सप्लाई देखती है, मनी सप्लाई देखती है, करेंसी फ्लो पे काम करती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी का जो मेन लक्ष्य है, जो मेन एम है, वो है आपकी करेंसी फ्लो को मेंटेन करना, आपके मनी सप्लाई को मेंटेन करना, आपकी डिमांड और सप्लाई ऑफ मनी सप्लाई को देखना। Whereas जो फिस्कल पॉलिसी है उसका एम जो है वो है जो एक्सपेंसेस है आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसको मॉनिटर करना, उसको मेंटेन करना। आपने सुना होगा कि दो चीजें होती है, एक तो होता है गवर्नमेंट का आमदनी और दूसरा होता है गवर्नमेंट का एक्सपेंसेस। गवर्नमेंट का जो पैसा आता है जिसको हम कहते हैं कमाई, उसको हम कहते हैं रेवेन्यू, है ना। और उसी रेवेन्यू के आधार पर गवर्नमेंट क्या करती है, एक्सपेंस करती है। तो रेवेन्यू ज्यादा, आपकी कमाई ज्यादा होनी चाहिए या आपका एक्सपेंस ज्यादा होना चाहिए? क्या ज्यादा होना चाहिए? कमाई, रेवेन्यू ज्यादा। इनकम रेवेन्यू। हाँ, yes. तो गवर्नमेंट बेसिकली यही देखती है कि हमारे पास आ कितना आ रहा है, जीएसटी से कितना आ रहा है, इनकम टैक्स से कितना आ रहा है, कस्टम से कितना आ रहा है, या फिर किसी और टैक्स से कितना आ रहा है। तो टैक्स इज द ओनली इनकम सोर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ये पैसा हमारे पास आ रहा है तो हम खर्च कहाँ कर रहे हैं और कितना कर रहे हैं, हम इस स्कीम पे कितना खर्च कर रहे हैं, निमानी गंगे पे कितना खर्च कर रहे हैं, हम पब्लिक सेक्टर बैंक को कितना दे रहे हैं। तो रेवेन्यू के आधार पे हम अपना एक्सपेंस देखते हैं और ये सारी बात फिस्कल पॉलिसी में ही बनती है। और यही आपने सुना होगा कि जब एक्सपेंस ज्यादा हो जाए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के रेवेन्यू से, दैट इज कॉल्ड फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा के नाम से हम इसे जानते हैं।
हम फिजिकल डेफिसिट पे हैं ही नहीं कि फिजिकल डेफिसिट क्या होता है। हम इस फिजिकल डेफिसिट, रेवेन्यू डेफिसिट की बात बजट के क्लास में करेंगे कि बजट 1 फरवरी 2021 को निर्मला सीतारमण प्रेजेंट किया, क्या क्या बातें कही। हम अभी सिर्फ फिजिकल पॉलिसी में है और हमने आपको ये बताया कि जैसे फिजिकल पॉलिसी का एम आपका गवर्नमेंट के एक्सपेंस को के फ्लो को मेंटेन करना है, वैसा ही मॉनेटरी पॉलिसी का एम सप्लाई ऑफ चेन ऑफ जो क्वाइंस है, जो नोट है, उनको हमें देखना है। मॉनेटरी पॉलिसी का दूसरा जो एम है वो जीडीपी के ग्रोथ को भी मेंटेन करना है ना। पर कैपिटा इनकम हम कहते हैं तो हमारा मेंटेन होना चाहिए। जीडीपी जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है वो भी हमारा मेंटेन होना चाहिए। तो मॉनेटरी पॉलिसी में जीडीपी पे ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इस कोविड के कारण हमारी जीडीपी माइनस में अभी जा रही है, तो बट जीडीपी पे मेन एम हमारा मॉनेटरी पॉलिसी का होगा, वेयर इकोनॉमिक ग्रोथ जो होगा वो मेन एम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया होगा। इकोनॉमिक कैसे बढ़े, प्राइमरी सेक्टर पे हम क्या करें, सेकेंडरी सेक्टर में हम क्या करें, टर्शरी सेक्टर में हम क्या करें जो हमारी इकोनॉमी बढ़े। तो इकोनॉमिक ग्रोथ इज फंक्शन ऑफ फिस्कल पॉलिसी, वेयर जो आपकी जीडीपी ग्रोथ है इज फंक्शन ऑफ आपकी आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी। आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी आज के क्लास की सबसे बड़ी बात बता रहा हूं कि मॉनेटरी पॉलिसी कब अपडेट होती है। मैंने पहले ही बताया आज के क्लास की सबसे बड़ी बात, मॉनेटरी पॉलिसी कितने दिनों में अपडेट होती है। आंसर इज बाय मंथली। बाय मंथली का मतलब है 15th ऑफ आफ्टर 15th डे, मतलब हर एक 15वें दिन, अगर जनवरी का 15वां दिन है तो 15th को अपडेट होगा, फिर 30th को अपडेट होगा, मतलब महीने में 2 बार आपकी अपडेट होगी आपकी मॉनेटरी पॉलिसी। यही क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है कि अपडेशन ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग इंटरवल, बाय मंथली, मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली, ईयरली, तो आपसे पूछा जाएगा। आंसर इज बाय मंथली का मतलब 15th आफ्टर इंटरवल ऑफ 15th डे, है ना। बैंक रेट 15 दिनों के बाद कभी भी चेंज हो सकते हैं, रेपो रेट चेंज हो सकते हैं, डिपेंड करता है। बट ये जो हमारा कहते हैं ना बाय मंथली मतलब मॉनेटरी पॉलिसी का अपडेशन, तो हर एक 15वें दिन अपडेट करना पड़ता है। क्या अपडेट करना पड़ता है इसकी बात हम जब बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट की क्लास में चलेंगे तो हम बताएंगे कि हर एक 15वें दिन हर एक बैंक को बैंक रेट, रेपो रेट, एसएलआर, रिवर्स रेपो रेट अपडेट करना पड़ता है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के साथ। दिस इज कॉल्ड बाय मंथली पॉलिसी। कौन सा, फिस्कल या मॉनेटरी? Monetary. Yes, monetary is bi-monthly, whereas fiscal policy is not bi-monthly. It depends on government of India, है ना। तो फिस्कल हमेशा और हमेशा, देखिए फिस्कल का नाम ही है राजकोष, तो राजकोष कौन देखेगा भाई, तो जो भाई उसका मुखिया है, जो फाइनेंस मिनिस्टर है वही देखेगा ना। तो जैसे ही फिस्कल की बात से इर्द गिर्द कोई भी क्वेश्चन पूछे डायरेक्ट गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के पास हम जाएंगे। अगर फिस्कल को छोड़ के मॉनेटरी से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन पूछे तो हम डायरेक्ट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास जाएंगे। आज के क्लास की सबसे बड़ी बात मैंने आपको बता दी है कि आपकी जो मॉनेटरी पॉलिसी होगी जिसका बड़ा पार्ट आपके जो रेट्स होते हैं वो होता है, वो 15th डे को चेंज होगी। हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, बट अपडेट करना इज कंपल्सरी बाय बैंक विद आरबीआई, दिस इज कॉल्ड बाय मंथली पॉलिसी। उसके बाद कुछ और भी पहलू हैं, उस पहलू को आप सिर्फ जान लें कि मॉनेटरी पॉलिसी और जो फिस्कल पॉलिसी है उसमें प्राइस स्टेबिलिटी, फुल एम्प्लॉयमेंट, इक्वल जो इनकम डिस्ट्रीब्यूशन है, ये दोनों पॉलिसी का क्या है तो एम है। वो भी पॉलिसी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए काम करती है कि मार्केट में इन्फ्लेशन ना बढ़े। दोनों पॉलिसी प्राइस स्टेबिलिटी के लिए काम करेगी। फुल एम्प्लॉयमेंट के लिए काम करती है, जो पॉसिबल ही नहीं है, बट फिर भी फुल एम्प्लॉयमेंट हमें चाहिए तो उसके लिए काम करती है। इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए, अमीर बढ़ता जा रहा है, गरीब और गरीब होते जा रहा है, तो इस पर भी काम नहीं होना चाहिए। जिसको पैसे की जरूरत है उसको लोन मिलना चाहिए, जिसके पास पैसे ज्यादा है उनसे पैसे हमें लेना चाहिए। तो ये फुल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन होना चाहिए। तो ये जो समानता है ये आपके मॉनेटरी में और फिस्कल में ये सब सारी समानता है। अदरवाइज जो समानता नहीं है वही आपकी क्वेश्चन का आधार बनती है, जो मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। दो ही बात अगर आप सिर्फ याद रखते हैं तो आपके इस फिस्कल और मॉनेटरी का जो ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू का क्वेश्चन है वो तो निकल जाएगा। पहला है कि मॉनेटरी पॉलिसी कौन मेंटेन या कंट्रोल या रन करता है, आंसर इज आरबीआई। दूसरा क्वेश्चन है फिस्कल पॉलिसी कौन मेंटेन, रन या ऑब्जर्व करता है, आंसर है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तीसरा क्वेश्चन है कि मॉनेटरी पॉलिसी अपडेशन कब होता है, आंसर इज बाय मंथली। तो इस पार्ट में हम देखेंगे डिफरेंस बिटवीन मॉनेटरी एंड फिस्कल पॉलिसी।
टाइम है ना हमारे पास? कितना टाइम है अभी? बहुत तो टाइम है। 15 मिनट बढ़ाने वाले हो ना, तो आधा अब घंटा। आज बहुत टाइम है, भागने का नहीं। मॉनेटरी पॉलिसी और दूसरा फिस्कल पॉलिसी। मैं जो बोलता हूँ समझ में आता है ना? हाँ सर, हाँ सर। या हाँ, फिर सर। न्यूटन का तीसरा लॉ लग जाता है, जिस स्पीड से मैं आपके पास देता हूँ उसी स्पीड से मेरे पास आप भेज देते हैं? हाँ? नहीं नहीं नहीं। क्या लिखा? पहला मैंने डिफरेंशिएट किया है मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी को। पहला ही अंतर मैंने लिखा है कंट्रोल बाय आरबीआई, और इधर लिखा है कंट्रोल बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। दूसरी बात जाने कि इट्स एम टू मेंटेन करेंसी फ्लो या फिर मनी डिस्ट्रीब्यूशन। एम टू मेंटेन करेंसी फ्लो या फिर मनी डिस्ट्रीब्यूशन। यहां पे एम टू मेंटेन गवर्नमेंट एक्सपेंसेस, गवर्नमेंट एक्सपेंसेस check on inflation and to promote GDP। चेक ऑन इन्फ्लेशन, इन्फ्लेशन ज्यादा नहीं होना चाहिए, और जीडीपी को प्रमोट करना, ये मॉनेटरी पॉलिसी का फंक्शन है। यहाँ पे क्या है? प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। promote economic growth, updation on bi-monthly basis, 15th day, depend on government। लिखे पहले इतनी बात। सबको बोर्ड दिख रहा है ना? यस सर। यस सर। ओके सर 15 डेज और 1 मंथ भी हो सकता है ना? वही ना? 1 मंथ क्यों होगा? अपडेशन बाय मंथली सिलेक्ट करने का ना, अगर ऐसा कुछ पूछा। 15th डे मतलब महीने में 2 बार। मंथ में 2 बार। हाँ समझ में आया? यस यस। ऑन ईच 15th डे, अगर 15 जनवरी को हुआ है तो 30 जनवरी को भी होगा। ये दोनों बात बहुत इंपॉर्टेंट है, और संभवतः इसी दोनों बात से आपके ऑब्जेक्टिव का काम निकल जाएगा, बट फिर भी एक कंसेप्ट के लिए मैंने 2-3 बातें और लिखा दी, अदरवाइज आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। Until unless you are not going for RBI ग्रेड बी एग्जामिनेशन, अगर SBI PO के लिए भी आप जा रहे हैं, यही दोनों बात से आपसे काम निकल जाएगा। लेकिन नाबार्ड ग्रेड ए ऑफिसर के लिए आप जाएं, RBI ग्रेड बी ऑफिसर के लिए जाएं, ये सारे कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है। कोई आपसे पूछ दिया तो फिर उस कंडीशन में ये कंसेप्ट आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि फिस्कल पॉलिसी आखिर होता क्या है। इस कारण से मैंने बड़े कंसेप्ट फिस्कल डेफिसिट का नाम भी आपको बताया,
कि जब एक्सपेंसेस ज्यादा हो जाए रेवेन्यू से, दैट इज कॉल्ड घाटा, और उस घाटे को हम बोलते हैं डेफिसिट। और वो किस टाइप की डेफिसिट होगी, तो राजकोष का वो डेफिसिट होगा, और इस कारण से हम उसे फिस्कल डेफिसिट का नाम देते हैं। चलो आगे। सर 4th पॉइंट रीड कीजिए ना। फोर्थ पॉइंट तो अपडेशन ऑन बाय मंथली बेसिस 15th डे। अपडेशन कब अपडेट होगा, और फिस्कल पॉलिसी में लिखा है डिपेंड ऑन गवर्नमेंट। चलो या रात भर इसी पर रहना है। चलो सर, मतलब चलो कुछ और अंतर लिख लो जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। उसमें वो क्या है, अंतर में बेसिकली समान सिमिलरिटी है, दैट इज प्राइस स्टेबिलिटी। एम में लिखती है, एम में प्राइस स्टेबिलिटी, यहां भी प्राइस स्टेबिलिटी, यहां पे फुल एम्प्लॉयमेंट, यहां भी फुल एम्प्लॉयमेंट, यहां पे इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन, यहां भी इक्वल इनकम डिस्ट्रीब्यूशन। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये जो है वो बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए काम करती है, बीओपी बैलेंस ऑफ पेमेंट, बैलेंस ऑफ पेमेंट के लिए काम करती है। और ये जो है वो इन्वेस्टमेंट के लिए काम करती है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखते हैं आप, गवर्नमेंट ने एफडीआई की लिमिट लॉन्च की है, एफआईआई का इन्वेस्टमेंट बढ़ाया है, तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट। देखते हैं ना, गवर्नमेंट इन्वेस्टमेंट ज्यादा लाने के लिए एफडीआई का लिमिट बढ़ाता है। और अंत में, हेलो सर, 1 मिनट बोलो। स्क्रीन दिखाई नहीं दे रहा है। नहीं दिखाई दे रहा है? नहीं सर, दिखाई दे रहा है। अरे मुझे क्या हो नहीं गया भाई, दिखाई दे रहा है। देखो जरा, बराबर करो जरा, क्यों नहीं दिखाई दे रहा है? मैं तो बराबर लिख रहा हूँ, मेरे को यहाँ दिखाई दे रहा है। एक बार देखो, सबको नहीं दिखाई दे रहा है क्या? अगर सबको नहीं दिखाई देगा तो कुछ दिखाई issue दे है। रहा है। दिख रहा है सर। सर क्लियर दिख रहा है। सर बीओपी का Okay. फुल फॉर्म क्या लिखा है? बीओपी का हमने फुल फॉर्म लिखा है बैलेंस ऑफ पेमेंट। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट, कहते हैं ना कि हमारा इंपोर्ट ज्यादा है और एक्सपोर्ट कम है, मतलब भेजते हम कम है और खरीदते हम ज्यादा है, तो बैलेंस ऑफ पेमेंट हमारे फेवर में नहीं होगा, है ना। अभी आप लिखो, बाद में बताऊंगा कि बैलेंस ऑफ पेमेंट और बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या होता है जब WTO की हम बात करेंगे। अभी आप सिर्फ लिखें हाँ सर। बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी। वैसे ही बैलेंस ऑफ ट्रेड भी होता है, इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के लिए हम ये काम करते हैं। सब फुल एम्प्लॉयमेंट। फुल एम्प्लॉयमेंट, सबको मिलना चाहिए नौकरी, ऐसा होगा क्या? लेकिन गवर्नमेंट का ये काम है तो लिखो, कोई बात नहीं, सर ये ये हमारा एम है। इको, सर इको क्या हाँ? लिखा है? इको इकोनॉमी, इकोनॉमी, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी, इको फ्रेंडली मत लिख देना, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। और यहां लिखा है रैपिड इकोनॉमिक ग्रोथ, हमें इकोनॉमिक ग्रोथ चाहिए। इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे मिलेगा? सबके पास पैसे रहेंगे तो ही ग्रोथ मिलेगा, और उस ग्रोथ को सस्टेन करना, स्टेबिलिटी लाना, वो गवर्नमेंट करेगी। सबके पास पैसे पहुंचे या आरबीआई करेगी। कैसे पहुंचेंगे? तो हम लोन देंगे, होम लोन देंगे, कार लोन देंगे, तब तो सबके पास पैसे आएगा, तो ग्रोथ होगा, है कि नहीं? अभी बैंक अगर कार लोन देना बंद कर दे
तो कितने लोग गाड़ी खरीद पाएंगे क्या? नहीं सर। पॉसिबल ही नहीं है। किसी के पास 10 लाख रुपए रहते हैं क्या जो गाड़ी खरीद सकता है ना? तो उस कंडीशन में बैंक लोन देती है कार खरीदने के लिए। लोग कार खरीदते हैं तो वो जो ऑटोमोबाइल सेक्टर से पैसा जाता है तो उसका ग्रोथ होता है कि नहीं? तो ग्रोथ जो है वो आरबीआई पर डिपेंड करता है। चलो आगे। हाँ सर। हाँ सर। ये पेज में जितनी भी बात मैंने लिखा है उसमें से एक भी बात आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आपके जानने के लिए इंपॉर्टेंट था, इस कारण से ये चीजें मैंने लिख दिया है। जो इससे पहले वाले पार्ट में हमने लिखा था वो सारी की सारी बात आपके ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट था। ये है आपकी मॉनेटरी पॉलिसी और फिस्कल पॉलिसी। हमारे पास 15 मिनट का समय अभी बचा हुआ है क्योंकि हमने आपसे रिक्वेस्ट किया था कि 15 मिनट संभवतः मैं क्लास को एक्सटेंड कर सकता हूं। सबसे बड़ी बात मॉनेटरी पॉलिसी आपको जाननी है कि मॉनेटरी पॉलिसी आखिर होता क्या है। क्यों आखिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, आप देखते होंगे अगर कोई पेपर पढ़ते होंगे तो बैंक रेट बढ़ाती है या घटाती है। 2 साल पहले अगर आप देखते तो बैंक रेट 8.5% था, 9.5% था, 10.25% हुआ करता था जब 1-2 साल पहले की अगर बात कर लें। आज के डेट में वो रिड्यूस होकर 4.25% है। तो क्यों आखिर ये बैंक रेट बढ़ता या घटता है? बैंक रेट होता क्या है, रेपो रेट होता क्या है, रिवर्स रेपो रेट होता क्या है, सीआरआर होता क्या है, एसएलआर होता क्या है, ओएमओ होता क्या है, एमएसएफ होता क्या है, एलएएफ होता क्या है। ये जितनी बात मैंने बोली है ध्यान से सुने, लिखिएगा कुछ भी नहीं। पहली बात मैं बैंक रेट बता रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। बैंक रेट क्या होता है एकदम सी लेवल लैंग्वेज में आपको समझाता हूं, एकदम आसान सी भाषा में कि बैंक रेट क्या होता है। मुझे पैसे चाहिए घर खरीदने के लिए, मैं कहाँ जाऊंगा? आप ही बोलें। बैंक के पास। बैंक के पास जाऊंगा। अब साहब बैंक के पास पैसे होंगे तब तो बैंक देगा। बैंक बोलता है कि मेरे पास पैसे ही नहीं है, तो बैंक कहाँ से मांगेगा? गवर्नमेंट, आरबीआई से मांगेगा। मैंने ऑलरेडी फंक्शन में आपको बता दिया कि आरबीआई इज लेंडर एट लास्ट रिजॉर्ट, बताया है आज। हाँ सर। यस सर। तो बैंक आरबीआई के पास जाएगी, बोलेगी भाई साहब हमें 2-4 अरब रुपए दे दो, हमारे पास पैसा नहीं है। तो आरबीआई तो पैसा प्रिंट ही करता है, उसके पास तो खजाना ही है, वो 4 अरब रुपए आप दे देगा। क्या आरबीआई फ्री ऑफ कॉस्ट बैंकों को पैसा देगा? आंसर इज नो। आरबीआई बोलेगा कि ठीक है भाई साहब मैं तुमको पैसा दे रहा हूं, बट इसके एवज में इंटरेस्ट। सर कोई तो बीच में बोल रहा है, सुनाई नहीं दे रहा। माइक ऑफ कर लो, माइक ऑफ कर लो। आरबीआई बोलेगा कि मैं आपको पैसे दे रहा हूं बट इसके एवज में मुझे इंटरेस्ट चाहिए। दिस इंटरेस्ट इज कॉल्ड बैंक रेट। फिर से बोलता हूं, बैंक आरबीआई से पैसा लेता है, जिस रेट पे, जिस इंटरेस्ट पे आरबीआई बैंकों को पैसा देती है इज कॉल्ड बैंक रेट। समझ में आया? यस सर। अभी रेपो रेट क्या होता है फिर? तो रेपो रेट इज सिमिलर टू बैंक रेट। जिस रेट पे बैंक आरबीआई से पैसा लेगा उसे हम रेपो रेट भी कहते हैं। कहेंगे आप कि सर फिर तो दोनों में अंतर ही नहीं हुआ। अंतर है, एक अंतर है। द डेफिनेशन ऑफ बोथ बैंक रेट एंड रेपो रेट इज सेम। द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड बैंक रेट एज वेल एज रेपो रेट। बट द डिफरेंस इज, अगर उस बैंक ने 90 डेज के अंदर आरबीआई को पैसा पेमेंट कर दिया तो हम रेपो रेट का चार्ज उससे लेंगे, और अगर 90 दिनों के बाद उसने पेमेंट किया है तो हम उससे बैंक रेट का चार्ज लेंगे। कहने का मतलब, जो लॉन्ग टर्म आरबीआई पैसा देगी उसे हम बैंक रेट कहेंगे, जो शॉर्ट टर्म 90 डेज के अंदर आरबीआई पैसा देगी उसे हम रेपो रेट कहेंगे। फिर से बोलता हूं डेफिनेशन के साथ, द रेट एट विच आरबीआई लेंड्स मनी टू अदर कमर्शियल बैंक फॉर लॉन्ग टर्म पर्पस इज कॉल्ड बैंक रेट। For short term purpose that is below 90 days is called repo
rate. At present, bank rate is 4.25% and repo rate is 4%. समझ में आया क्या बोला मैंने? यस सर। Yes, sir. ओके, अभी हम चलते हैं। देखो, अगर नहीं समझ में आ रहा ना तो मेरे से 10 बार पूछिएगा कि सर ये कंसेप्ट ही नहीं समझ में आ रहा है। संभवतः ऐसा मौका आपको मिलेगा नहीं, क्योंकि बहुत आसानी से लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूं, बट फिर भी इनकेस आपको बिल्कुल समझ में ना आए, मेरे से पूछिए बिना किसी संकोच के, बिना किसी हिचकिचाहट के, सर ये समझ में नहीं आ रहा है मेरे को। हम चलते हैं रिवर्स रेपो रेट के पास। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? नाम में लिखा हुआ भाई साहब हम रिवर्स हैं। किसका रिवर्स है? तो रेपो रेट का रिवर्स है। रेपो रेट में क्या होता था? तो आरबीआई पैसा देती थी, तो रिवर्स में क्या होगा? आरबीआई लेगी। सीधी सी बात है। अगर फादर मेरे को पैसा दे सकते हैं तो मेरे से ले भी सकते हैं। तो द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी, यहाँ पे देखिए, पहले हम लेंड की बात कर रहे थे बैंक रेट और रेपो रेट में, अभी हम बोरो की बात कर रहे हैं। क्योंकि रिवर्स है तो रिवर्स में उल्टा होगा। बैंकों से पैसा, जब आरबीआई को पैसा नहीं होगा, किसी गवर्नमेंट को देना है, बड़ा इन्वेस्टमेंट करना है, तो जब आरबीआई से बैंक पैसा ले, आरबीआई पैसा लेगी बैंकों से, दैट इज कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट। कोई दिक्कत? नो सर, नो सर। रिवर्स रेपो रेट की जो परसेंटेज है वो एज ऑन डेट 3.35% है ना? तो बैंक रेट कितना है? 4%, 4.25%, रेपो रेट 4%, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%। अभी हम इससे आगे चलते हैं। दैट इज कॉल्ड CRR। फुल फॉर्म ऑफ CRR इज कैश रिजर्व रेशियो। आपने फोकस के पास पैसे दिए? Yes, sir. दिया कि फोकस में पढ़ रहे हैं? फोकस में पढ़ रहे हैं तो बताओ, मैं अशोक सर को बताता हूँ। अभी पैसा Yes, दिए sir. होंगे? दिए सर। दिए हैं। सर रिसिप्ट भी है। ठीक है, देखिए, आपने अगर पैसा दिया है, किसको दिया है? फोकस को दिया है, कैश के रूप में आपने दिया होगा। दिस इज कॉल्ड CRR। जब आरबीआई बैंकों को लाइसेंस देती है तो बोलती है भाई ऐसे तो लाइसेंस देंगे नहीं, तुम कुछ उल्टा सीधा कर लिए तो कौन जिम्मेदार होगा? इस कारण से मेरे पास इतने पैसे रखो, उसके बाद तुमको हम लाइसेंस देंगे और उसको तुमको अपडेट करना पड़ेगा। दैट इज कॉल्ड व्हेन बैंक कीप ए रिजर्व विद रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। देखिए, CRR के नाम में लिखा हुआ है। C का मतलब है कैश, R का मतलब रिजर्व और R का मतलब रेशियो। कैश को रिजर्व करना। This reserve cannot be in terms of any other liquidity like gold, silver, foreign exchange, treasury bill. No, this can only be in terms of cash. RBI के पास हर एक बैंक बाय मंथली, दिस इज कॉल्ड बाय मंथली बेसिस। याद होगा, थोड़ी देर पहले मैं बाय मंथली बता रहा था आपको। RBI के पास हर एक बैंक 15वें दिन अपने कैश को अपडेट करके उतनी रिजर्व रखेगी। And at present CRR is 3.5%। मतलब अगर 1 करोड़ रुपया SBI के पास है तो 1 करोड़ रुपए में कितना करोड़ रुपया उसको RBI के पास रखना पड़ेगा? करोड़ नहीं सर, 3.35%। हाँ, कितना रखना पड़ेगा? कितना करोड़, कितना लाख? 3,35,000। 3,35,000। 3.5 करोड़। करोड़ नहीं है। करोड़ रुपया है, 3 करोड़ रख दोगे? 3,25,000। तो तुम दुआ दोगे या चेयरमैन बन गए बैंक के? तो तुम हाँ, 1 करोड़ का 3.5% कितना होगा? 3,35,000। 3,35,000। पक्का? यस। उतने पैसे आरबीआई के पास आपको रखने हैं। इसको मैं फिर से डेफिनेशन के रूप में बता रहा हूं। व्हेन ऑल कमर्शियल बैंक कीप ए कैश रिजर्व विद आरबीआई कॉल्ड CRR। ठीक है सर, वो लोग रिजर्व क्यों रखेंगे? क्योंकि लाइसेंस का दुरुपयोग ना हो इसलिए ना। रिजर्व क्यों रखेंगे? तो बड़ा क्वेश्चन आपने पूछा है। रिजर्व क्यों रखेंगे, इसका आंसर भी मैं दूंगा कि क्यों आपके रिजर्व रखते हैं। अगर जिस बैंक में आपने पैसा लगाया वो बैंक अगर दिवालिया हो जाए तो आपके पैसे का क्या होगा? ये सारी बात
मेरे जेब में भी रहने दो, ज्यादा मत निकालो, बट कीप दिस क्वेश्चन फॉर अदर क्लासेस, जिसमें मैं आपको ये सारी बार बताऊंगा कि आपके अगर पैसे रखे हुए हैं, जैसे स्थानीय जनता सहकारी बैंक में आपने पैसे रखे, उस बैंक को आरबीआई ने प्रॉम्प्ट एक्शन लगा के बंद कर दिया। देखा होगा आपने, बहुत सारी बैंक बंद हो जाती है, तो आपकी आखिर आपके पैसे क्या होंगे? जो आपने क्वेश्चन पूछा है उसका आंसर इसी में छिपा हुआ है। ये बात मैं आगे से करूंगा आपके साथ कि क्यों आखिर सीआरआर या एसएलआर मेंटेन करना जरूरी होता है। अभी हम आते हैं एसएलआर पे। तो जैसा कि हर एक बैंक आरबीआई के पास 3.5%, जैसा हर एक बैंक आरबीआई के पास 3.5% कैश के रूप में रखा है, वैसे ही हर एक बैंक अपने पास भी एक सिक्योरिटी हमेशा अपने पास रखेगी। उसको मार्केट में हम लोन के रूप में डिस्ट्रीब्यूट नहीं कर सकते हैं। दिस इज कॉल्ड एसएलआर। अभी मैं कितना कमाया, सपोज मेरी सैलरी 10,000 रुपए है, उस 10,000 रुपए में 2,000 हमेशा अपने पास सेफ रखूंगा, है ना, कि 8,000 में खर्च करूंगा। घर में किराना लाना है, लाइट बिल देना है, कोई बिल देना है, तो 8,000 में खर्च करूंगा, 2,000 में खर्च करूंगा नहीं। कल लोगे कुछ, अगर आप में कुछ एसओएस पड़ गया तो मैं कहां से वो पैसे लाऊंगा? यही एसएलआर कंसेप्ट है। हर एक बैंक अपने पूरे जमा का कुछ परसेंट तो आरबीआई के पास रखते हैं, इसको सीआरआर कहते हैं, और कुछ जो परसेंट है दैट इज कॉल्ड 18%, जो 18% है वो अपने ही पास, अपने ही कस्टडी में, अपने ही ट्रेजरी में सेफ रखेगी। उसको हम मार्केट में लोन के रूप में नहीं ला सकते हैं। दिस इज कॉल्ड स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो व्हिच इज 18%। ठीक है, अगर 1 लाख रुपया है तो उस 1 लाख का 18% जो है वो बैंक अपने पास हमेशा जमा रखेगी, उसको हम छू भी नहीं सकेंगे। ये आपके पास रेशियो है, 5 आपके मॉनेटरी पॉलिसी के कंसेप्ट हैं। पहले तो आप रेट जान लें कि किसका कौन सा रेट है। पहला है बैंक रेट, दूसरा है रेपो रेट, तीसरा है रिवर्स रेपो रेट, चौथा है सीआरआर और पांचवा है एसएलआर। एसएलआर इज 18%, सीआरआर इज 3.5%, रिवर्स रेपो रेट इज 3.35%, रेपो रेट इज 4%, and this is 4.35%. Sorry, 4.25%. As on 9th of May 2021. पहले ये रेट लिखें, फिर हम डेफिनेशन लिखेंगे। हेलो सर, हाँ, रिवर्स रेपो रेट का फिर से समझाओ ना एक बार। रिवर्स रेपो रेट समझाओ ना फिर से एक बार, एक्सप्लेन करो ना। पहले ये रेट लिखो ना, उसके बाद डेफिनेशन हम लिखेंगे। पहले रेट लिखो। सर एसएलआर का फुल फॉर्म क्या है? पहले रेट लिखो दादा। चलो, यस सर। चले, पहला बैंक रेट, फटाफट लिखिए। लास्ट कंसेप्ट है हमारी, द रेट एट विच आरबीआई lends money to other commercial banks on long term purpose. दोनों रेट मैंने लिख दिए हैं, लिखे हैं, बैंक रेट एंड रेपो रेट दोनों लिखे हैं। द रेट एट विच आरबीआई lends money to other commercial bank for long term purpose. What is the meaning of long term purpose? That is 90 days plus. That is called bank rate.
and the definition of repo rate is similar to bank rate. The only difference is for short term purpose, that is below 90 days. ये दोनों definition लिखे हैं फटाफट. तो कमर्शियल बैंक में पब्लिक बैंक और प्राइवेट बैंक Commercial bank means the bank which deals with public. सीधी सी बात. नाबार्ड आपके साथ डील करती है क्या? नाबार्ड डील करती है क्या? नाबार्ड में जाके बैंक अकाउंट खोल सकते हैं क्या? एक्सिम में जाके खोल सकते हैं क्या? सिग्नेचर में खोल सकते हैं क्या? तो द बैंक which deals with public is called commercial bank. नाबार्ड के लिए तो फार्मर होना पड़ता है. चाहे वो प्राइवेट बैंक हो, आरआरबी हो, नेशनलाइज बैंक हो, फर्स्ट सेक्टर बैंक हो, जो बैंक आपके लिए दरवाजे खोल के बैठती है 10 से लेकर 5, वो कमर्शियल बैंक होगी. ओके, हो गया लिख के. रिवर्स रेपो रेट क्या होगा इसका डेफिनेशन? द रेट एट विच आरबीआई बोरो होगा या लेंड होगा? हाँ, आरबीआई बोरो मनी फ्रॉम other commercial bank यहां पे कोई लॉन्ग या फिर शॉर्ट नहीं होता है, कॉल्ड ट्रिपल आर. ऐसा नहीं कि यहाँ पे कोई लॉन्ग टर्म होगा या शॉर्ट टर्म होगा. पापा ने मांगा है पैसा तो बिल्कुल सेफ है, उसमें कोई लॉन्ग टर्म या शॉर्ट टर्म कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि पापा कौन है? आरबीआई है. द रेट एट विच आरबीआई बोरोज मनी फ्रॉम अदर कमर्शियल बैंक कॉल्ड रिवर्स रेपो रेट. चलो, हाँ सर हो गया लिखे. यस सर हो गया. Fourth, CRR, full form is cash reserve ratio. The percentage of total asset which the percentage of total assets which all commercial bank reserve with RBI in form of cash only called CRR. The percentage of total assets which different commercial bank reserve with RBI in cash only. सिर्फ और सिर्फ कैश के ही फॉर्म में, किसी भी अदर फॉर्म में नहीं. कोई भी इन्वेस्टमेंट नहीं होना चाहिए, कोई गोल्ड नहीं होना चाहिए, सिल्वर नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट एक्सचेंज नहीं होना चाहिए, गवर्नमेंट डिपॉजिट नहीं होना चाहिए, सिर्फ कैश होना चाहिए. हो गया. हटाओ. हाँ सर हो गया. आखिरी बात,
देखिए नेक्स्ट क्लास जो आपकी क्लास शुरुआत होगी तो मेरे को एक सिर्फ चीज रिमाइंड कर देना कि सर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है ये आपने बताया नहीं है, ठीक है? क्या रिमाइंड करोगे? मॉनेटरी क्या क्या आता है वो? हाँ बस इतना क्या ही क्या एक लाइन नहीं मेरे को आता। बोलने का, हालांकि मेरे को याद रहेगा बट फिर भी अगर मैं बहाव में बह गया तो मेरे को सिर्फ एक बोल देना कि सर मॉनेटरी पॉलिसी में क्या क्या आता है, क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव ये आपने नहीं बताया क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट वो पार्ट है ना? तो एक सिर्फ चीज मेरे को रिमाइंड कर देना अगर मैं भूल गया तो। स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो, the percentage of total asset which all commercial banks keep with itself, खुद के पास, in any form of liquidity called, हर्षद मेहता का नाम सुना है किसी ने? हाँ सर। Sam 1991 2। इसी पैसे को बाहर निकाला था उसने। हाँ एसबीआई का कुछ तो 500 करोड़ लिया था। लिखो 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 पहले। सर The percentage of total asset which different commercial bank keep with itself in any form of liquidity, किसी भी रूप में हो सकता है, ये कैश के रूप में हो ऐसा नहीं है, किसी इन्वेस्टमेंट के रूप में भी हो सकता है, गवर्नमेंट सिक्योरिटी के रूप में भी हो सकता है, गोल्ड के रूप में भी हो सकता है, किसी भी फॉर्म में हो सकता है, बट हमेशा अपने पास नहीं होगा। किसी ने मेरे से पूछा था कि सर क्यों रखते हैं सीआरआर डिपॉजिट आरबीआई के पास, किसी मैडम ने पूछा था मेरे से। अनु ने। मैंने पूछा। डन यहाँ तक? हाँ सर। हाँ ओके, तो ये हमारी आज की क्लास थी जिसमें संभवतः जहां तक मैंने टारगेट किया था उसमें मैं पूरा नहीं खड़ा हो पाया क्योंकि मॉनेटरी पॉलिसी के जो क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव है उसको मैं अभी छोड़ के आपके पास से जा रहा हूं। मैंने आपको फंक्शन ऑफ आरबीआई बताया है, मैंने आपको फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी का डिफरेंस बताया है, और अंत में हमने मॉनेटरी पॉलिसी के 5 वो रेट बताया है जो आपके इंपॉर्टेंट आपके कंसेप्ट के रूप में है, और उसके परसेंटेज तो बहुत इंपॉर्टेंट है। जब भी आप एग्जामिनेशन देने जाते हैं उसके परसेंटेज को आप अपडेट करके जाएंगे कि आज की डेट में बैंक रेट 4.25% है, उसके बाद जो रेपो रेट है वो 4% है, रिवर्स रेपो रेट 3.35% है, सीआरआर आपकी 3.5% है, और एसएलआर जो बैंक अपने पास ही किसी भी फॉर्म में जमा रखेगी वो 18% है। ये आज का परसेंटेज है, ये आज की मॉनेटरी परसेंटेज है। कल होके अगर चेंज होता है तो आपको अपडेट करना है। नेक्स्ट क्लास हमारी मुलाकात होगी तो हम आपके इस क्लास को आगे लिए चलेंगे और सिर्फ क्वालिटेटिव और क्वांटिटेटिव टूल्स बताने के बाद कुछ और भी इंपॉर्टेंट फैक्ट की हम बात करेंगे। यहाँ तक के लिए कोई कंफ्यूजन, कोई दिक्कत, कोई परेशानी आपके पास है तो मेरे से आप पूछ सकते हैं। कुछ है? सर एसएलआर नहीं समझा मुझे। एसएलआर? हाँ सर, का मतलब समझा ही नहीं एसएलआर। सर मुझे भी समझा नहीं, कोई बात नहीं समझाना। आपके पास आप जब फिजिकल क्लास में पढ़ने जाइएगा तो वहां पे आपने कुछ पैसे जमा कर दिए, दैट इज कॉल्ड सीआरआर, और कुछ पैसे जो आपके वॉलेट में पड़े हुए हैं जिसको आप लेके गए हैं कि हो सकता है कि मुझे खर्च पड़े या ना पड़े, लेकिन आप अपने पॉकेट में रखते हैं वो पैसे 100, 200, 500 रुपए या नहीं रखते हैं? कोई ऐसा स्टूडेंट जो घर से बाहर बिना पैसे के निकलता है कोई ऐसा क्या? नहीं। कुछ तो रखते हो ना, 10, 20, 50, 100 रुपए। हाँ सर। जब मुझे अगर भूख लग गया तो हम बड़ा पाव खाएंगे, कुछ पार्टी शार्टी हो गया तो कहीं और रेस्टोरेंट में जाएंगे। तो सिमिलर एसएलआर भी वही कंसेप्ट है, जो पैसा बैंक अपने पास ही जमा रखे वो पैसा हम किसी को मांगेगा तो हम देंगे नहीं भाई। हमसे कोई कस्टमर आ गया लोन मांगने के लिए तो वो पैसा हम खर्च नहीं करेंगे, वो पैसा मेरा अपना सिक्योरिटी है कि एसओएस में मुझे अगर क्लास लंबी चली गई, खाना पड़ा तो मैं इस पैसे को निकाल के खाऊंगा। तो वही कंडीशन आपके एसएलआर के साथ की है। अगर बैंक दिवालियापन हो जाती है तो आपके पैसे का 18 रुपया तो सेव है, 18% तो सेव है।
है ना, फर्दर 3.5%, मतलब 3.5 रुपए और भी सेव है आपके आरबीआई के पास है। उसके बाद डीआईसी इंश्योरेंस करती है, वो भी सेव है। तो ये सब बड़ी बातें हैं, बट आपको सिर्फ इतना समझना है कि बैंक जो पैसा अपने पास हमेशा 24/7 सेफ रखेगी, उसको बैंक किसी भी रूप में मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेगी लोन के रूप में, दैट इज एसएलआर। और जो पैसा आरबीआई के पास दे दे सिक्योरिटी डिपॉजिट के रूप में, दैट इज सीआरआर। समझ में आया? यस सर। हाँ सर। क्लास को यहीं पे विराम दूं? हाँ यस सर। ओके, नेक्स्ट क्लास हम मिलेंगे, तो इससे आगे की हम बात करेंगे। गुड नाइट। बाय सर। गुड नाइट सर।